हैप्पी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी वाचिंग। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और मैं हूं युसरा एजाज। मेरे साथ यहाँ पे रिनम खड़ी हुई है। लेकिन सबसे पहले अगर आपको आज मेरा वार्डरोब अच्छा लग रहा है सो माय वार्डरोब टुडे इज बाय वन वे पीके। शाउट आउट टू यू वन वे पीके एंड थैंक यू सो मच फॉर माय क्लोथ्स। और रिनम आप किसके कपड़े पहनी हैं? और अगर आपको मेरा और युसरा अगर आपको भी मेरा वार्डरोब अच्छा लग रहा है तो गो चेक आउट साइमा अंजुम। शी हैज सम इनक्रेडिबल डिजाइंस, बहुत अच्छे और बहुत रीजनेबल प्राइसेस में इनके जो है सारे ड्रेसेस हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर इनको विजिट कीजिएगा। प्लस थैंक यू सो मच साइमा अंजुम फॉर दिस ब्यूटीफुल आउटफिट। एब्सोल्युटली। उसी के साथ साथ हमारे कपड़ों की बात हो गई है और आप लोगों को हमने सुबह बखैर भी कह दिया, तो अब वक्त आया है मौसम के हवाले से थोड़ी बहुत बात करने का। तो मौसम के हवाले से बात करते हैं। कराची में 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0% चांसेस ऑफ रेन है, 60% ह्यूमिडिटी है। उसी के साथ साथ लाहौर में 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओह माय गॉड 40 इज गोइंग टू बी हॉट। बिल्कुल गर्मी है लाहौर में अच्छी खासी। और उसी के साथ साथ 0% चांसेस ऑफ रेन है, 28% ह्यूमिडिटी है, यानी कि काफ़ी ड्राई वेदर है और हवाएं भी नहीं चल रही हैं। और इस्लामाबाद में जब बात करें तो इस्लामाबाद में 34 डिग्री सेंटीग्रेड है और 34 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ साथ 0% चांसेस ऑफ रेन है, 41% ह्यूमिडिटी रेट है और हवाएं भी बहुत कम चल रही हैं। इन तीनों सिटीज़ में से सबसे बेहतर वेदर जो समझ आ रहा है इस वक्त मुझे वो कराची का आ रहा है, क्योंकि हम 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मॉडरेट वेदर आज हमारे पास ही है, शुक्र है अल्लाह का। लेकिन गर्मी इतनी तेजी से बढ़ी है कि मुझे तो थोड़ा सा ना पैरानोया होना शुरू हो गया कि हम करेंगे क्या जब इतनी ज्यादा गर्मी हो जाएगी। और लाहौर वाले तो गर्मी में कभी रहते ही नहीं थे। एग्जैक्टली लेकिन युसरा पता है पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी। अब लाहौर में देखिए 40 डिग्रीज लाइक इट्स वेरी कॉमन। तो लेकिन ये होता है और अभी फिलहाल अच्छा उनके चांसेस नहीं है रेन के, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि थोड़ी सी भी गर्मी पड़ती है ना लाहौर में तो फौरन से बारिश शुरू हो जाती है, बड़ा मजेदार वेदर हो जाता है। कराची में तो ऐसा नहीं होता, 50% भी चांसेस होते हैं रेन के, तो उससे बारिश नहीं होती हमारे पास। लेकिन लाहौर का हाँ ये होता है कि बारिश हो जाती, थोड़ा सा वेदर जो है ना वो बैलेंस हो जाता है। कराची में ग्रीनरी नहीं है असल में, हम प्लांटेशन ही नहीं करते हैं, हम जो है ना उसको भी निकाल देते हैं कि यार गंद हो रही है और जो है ना पत्ते झड़ते हैं ये वो। खुदारा ऐसा ना करें जनाब, अपनी क्यारियों में ही सही आप छोटे छोटे पौधे लगा दें, कुछ तो आप ऑक्सीजन दें पाकिस्तान को। नहीं बिल्कुल कीप कराची क्लीन एंड ग्रीन एटलीस्ट, क्योंकि वो अगर उसको थोड़ा सा क्लीन और ग्रीन कर लेंगे तो हमारे लिए ही फायदा है। लाहौर में देखिए कितनी ग्रीनरी और लाहौर में मतलब अच्छा भी लगता है जाके, वहाँ पे एनवायरनमेंट ही अलग लगता है। एंड आई काइंड ऑफ मिस लाहौर नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लाहौर बहुत ज़्यादा तो मुझे याद आने लगा काफ़ी, मतलब इट्स अ नाइस सिटी, आई रियली लाइक इट। लेकिन हाँ कराची लाहौर जब कंपेयर करें तो मैं हमेशा कराची चूज करूंगी बिकॉज़ आई बिलोंग फ्रॉम हियर। कल आपने लाहौर कहा था युसरा, दिस इज वेरी डिफरेंट। आई थिंक लाहौर इज अ बेटर सिटी, लाहौर इज बेटर फॉर लिविंग। लेकिन अगर वो कहें कि आपको पसंद ज्यादा क्या है, मुझे लाहौर बहुत पसंद है। लेकिन जब कराची और लाहौर की टसल होना तो फिर मैं कहती हूँ नहीं कराची हमारे पास ही है। कराची है यार, कराची है बिल्कुल वाकई। और लेकिन ये भी कहते हैं ना फिर जिसने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं। हाँ लेकिन जितना बड़ा पूरा लाहौर है उतना तो कराची में गुलिस्तान जौहर ये बड़ा एक मशहूर मीम था। एक और भी है, लाहौर है लेकिन कराची उसका शौहर है। बिल्कुल जनाब ऐसा ही है। तो कराची की बातें हमने बहुत मजे की और आगे लेकिन पूरा पाकिस्तान हमारा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा पाकिस्तान हमारा है और हम पूरे पाकिस्तान को ओन करते हैं, प्यार करते हैं और लव करते हैं। उसी के साथ साथ थोड़ी हॉरोस्कोप के बारे में बात कर लेते हैं, जानते हैं अपना और आपका किस्मत का हाल। तो सबसे पहले स्कॉर्पियो से शुरू करेंगे प्लीज, बिकॉज़ आई एम लाइक अ सेल्फिश पर्सन। मैं स्कॉर्पियो से शुरू करूंगी, आई एम वेरी सेल्फिश, आई एडमिट इट। तो स्कॉर्पियो से शुरू करेंगे। तो स्कॉर्पियो आज अगर आप अपने किसी लव्ड वन के करीब आना चाहते हैं तो आज आपके उसमें रोमांस जरा लिखा है और रोमांस का बेहतरीन दिन है आज आपके लिए। वाह क्या बात है। अगर आप किसी को प्यार करते हैं, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो आज बेहतरीन दिन है। लेकिन अपनी सिचुएशन पे अपनी ग्रिप को लूज नहीं करिएगा, अपना हैंड हमेशा आप पर रखिएगा वरना आपको नुकसान हो सकता है। उसी के साथ साथ आप कुछ पास्ट की चीज़ों से जो ना आज आप उनको पकड़े हुए जकड़े हुए और उनके साथ जो ना होल्ड बैक हो रहे हैं। अपने पास को जरा लेट गो करें, क्योंकि जितना आप अपने पास को लेट गो करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर साबित होगा। साथ साथ ही ये लिखा है कि आपको शायद ये रियलाइज नहीं होता कि कितनी सिचुएशंस आपकी पास की जो ना आपको होल्ड बैक करती हैं, कितना आपको पकड़ के रखती हैं। तो अगर थोड़ा सा उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, थोड़ा सा लेट गो करेंगे, थोड़ा लंबी सांस लेंगे, पुरानी चीजें भूल जाएंगे तो आज आपके लिए फायदेमंद होगा। यस रिना। ओके और एरीज भी पता है आज आपको थोड़े से ना सेल्फिश हुए हैं आपकी तरह। हाँ जी एरीज आप युसरा की तरह ना हो। वैसे एक मजाक की बात है, युसरा इज नॉट सेल्फिश एट ऑल, ये तो हमारा मजाक चलता रहता है। तो जनाब एरीज की बात करते हैं तो एरीज जो है आजकल अपने ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जनाब आज आपको ये रिकमेंडेशन दी हुई है कि आप अपने ऊपर से फोकस हटा के किसी और के ऊपर फोकस कर लें। और इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी और के ऊपर फोकस करें तो अपने आप को बिल्कुल छोड़ दें। और ये भी उम्मीद मत करें, आपके हॉरोस्कोप में ये भी लिखा हुआ है कि डू नॉट एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू लिसन टू यू, टू लुक एट यू, कि आप किसी को इसलिए मदद करें किसी को इसलिए मदद करें कि वो भी आपके रिटर्न में मदद करेगा। ऐसा नहीं है जनाब, कभी कभी आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए।
तो आज आपके हॉरोस्कोप में भी यही लिखा हुआ है कि आपको दूसरों पे फोकस करना चाहिए, दूसरों की बातें सुननी चाहिए और ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए कि आप जो है ना वो भी आपको रिटर्न में कुछ देंगे। कभी कभी बिना किसी फायदे के भी यार कुछ करना चाहिए। तो आज तो आपके हॉरोस्कोप में यही लिखा हुआ है। साथ ही ये लिखा हुआ है जनाब कि अगर आप किसी की आज मदद करेंगे तो हो सकता है आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। तो हाउ अमेजिंग इज दैट, लाजमी आज किसी की मदद जरूर कीजिएगा। बिल्कुल, और ये होता है, ये अल्लाह ताला ने एक साइकिल भी बनाया हुआ है कि जितना आप दूसरों की मदद करते हैं, जितना किसी भी तरीके से आप मदद करें तो अल्लाह ताला आपके काम उतने आसान करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। किसी की मदद कर दें तो आपको बहुत अच्छा भी फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है किसी की मदद करने से, किसी के काम आने से। उसी के साथ साथ लिब्रा के हवाले से बात करेंगे। लिब्रा, आज आपको गार्डनिंग का काम है और खूब सारी गार्डनिंग का काम है। आपको ये कहा है कि अगर इतना आज इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी अर्थ से थोड़ा करीब हो, थोड़ी गार्डनिंग करें, थोड़ी सीड्स वगैरह लेकर आ जाएं, थोड़ा सा टाइम अगर आप अपने घर पे गुजारेंगे, अपने गार्डन को अच्छा बनाने में गुजारेंगे, प्लांट्स अगर आप लेके आएंगे तो आपके अराउंड पॉजिटिव एनर्जी आएगी और ये पॉजिटिव एनर्जी आपको बहुत हेल्प करेगी आज पूरे दिन में। उसी के साथ साथ आपको कहा गया है कि आपको एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट में रहना है, एक ऐसी एनवायरनमेंट में जो कि आपको रिलैक्स फील कराए, जो कि आपको अच्छा फील कराए। तो अगर आज आप घर जाएंगे ऑफिस से, अपनी ऑफिस डेस्क पर ही थोड़ी सी अरोमा थेरेपी कर लें, थोड़ी कैंडल्स वगैरह जला लें, एक प्लांट को करीब रख लें, ज़रा काम सा म्यूजिक सुने तो शायद आपके लिए अच्छा होगा। हो सकता है कि आज आप बड़े स्ट्रेस्ड हो, वो स्ट्रेस जो है ना वो इस तरह निकल कर सामने आ रहा हो। जेमिनाई का हॉरोस्कोप भी शामिल करते हैं। जेमिनाई, आज लोग आपको बहुत मोल्ड करने की आजकल कोशिश करें, ऐसे काम कर लो, ऐसे कर लो, ये ना करो, ये ना करो। तो अगर आप वो चीज़ें जहन में रखेंगे थोड़ी बहुत, आप उसके लिए कोशिश ना करें कि आप उन चीज़ों से चेंज हो जाए, अपने आप को चेंज करने की कोशिश ना करें, आप जैसे हैं वैसे ठीक हैं बिल्कुल। उसी के साथ साथ लोग आज आपको शायद पुश डाउन करने की कोशिश करें, नीचे गिराने की कोशिश करें। हिम्मत से काम लेना, अगर आप हिम्मत से काम लेंगे तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता आपका। उसी के साथ साथ अगर कोई चीज़ आपको अपसेट करती है या लोग आपको अपसेट करते हैं तो कोई बात नहीं, उसका किसी किस्म का बदला लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आपको अपर हैंड रखना है, आपको एक बड़ा इंसान बनना है और उनसे बेहतर चीज़ों पे काम आना है, उनसे बेहतर चीज़ें करके दिखानी है। तो कोई बात नहीं, अगर कोई आपको आज अगर अपसेट भी करता है किसी तरीके से, आपने कोई काम नहीं करना। यस रिना, बिल्कुल ऐसे ही। और आप जो कैंडल्स की बात करी थी, मैं ये सुन रही थी युसरा कि कैंडल्स जो है ना, आपको पता है ये रिसर्च से और साइकोलॉजी प्रूव्ड है कि अगर आप अपने इर्द गिर्द कैंडल्स जला लेते हैं या कोई कैंडल, आप अगर स्ट्रेस हैं तो कैंडल जला के बैठ जाएं, उसको देख लें, तो उससे क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेस है ना वो आपका अप टू 30% कम हो जाता है। लाइक इट्स अ प्रूवन थिंग। बिल्कुल, और मैं ये करती हूँ, सबसे पहले घर जाते एक तो एसी ऑन होता है और एक तो मैं कैंडल जला लेती हूँ कोई ना कोई सी, क्योंकि मुझे एक तो मुझे कैंडल्स कलेक्ट करने का शौक है और मुझे अच्छा ये मुझे भी है कि रूम में अच्छी सी स्मेल, हल्की हल्की अच्छी स्मेल आ रही हो तो वो होता है, तो मैं खुद ही रिलैक्स। और आपकी जो फ्रेग्रेंस वाली अब जो कैंडल्स आ रही हैं उन्हें आप जब जला देते हैं तो जिसकी धीमी धीमी फ्रेग्रेंस आती है ना, आपका मूड वैसे ही बड़ा अच्छा हो जाता है। बिल्कुल, जनाब पर कैंडल स्किन केयर अपना करो ना, कोई मास्क वगैरह लगा के बैठे हो तो वो कैंडल जला लें, बहुत जबरदस्त। और आपको पता है बात, अगर हम बाथरूम सेट्स की बात करते हैं या द एरिया वेयर यू बात, हमारे पास अलग अलग किस्म के बड़े खूबसूरत शॉवर्स आ गए हैं, तो जो कैंडल्स होती है ना, बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑफ योर बाथ एरिया। तो कैंडल जरूर कलेक्ट करें जनाब। साथ ही शामिल करते हैं टॉरस को। तो टॉरस के हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है जनाब कि आज आपको बेड से निकलने में, उठने में जो है थोड़ा सा वक्त लग सकता है, और जो मुझे पता है कि ट्रू भी है और आज ऐसा हुआ भी है। तो साथ ही ये किया हुआ है कि जनाब आज जो है ना, आप लोगों को ना दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करना है। आपकी जो एक क्वालिटी ख़राब हो रही है, आपके मामलात ख़राब हो रहे हैं, वो इस वजह से हो रहे हैं कि आप दूसरों पे बहुत ईजिली ट्रस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, अपने काम पे खुद फोकस करें। साथ ही ये लिखा हुआ है कि किसी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल ना हो। आपका काम है, आपको पता है ये आपका काम है, तो आप खुद करें, क्योंकि कभी भी हम किसी पे भी डिपेंडेबल होते हैं तो अल्टीमेटली कुछ ना कुछ जो है ना वो बात हो ही जाती है। क्योंकि जब आपका खुद का काम होता है ना, वो आप अपने हिसाब से भी करते हैं और अपने जो है ना अपने तौर से करते हैं और फ्लॉलेस करते हैं। आपको क्योंकि पता होता है ना कि मुझे क्या चाहिए एग्जैक्टली। तो ये होता है। तो जनाब ऐसा बिल्कुल भी ना करें। साथ ही जो है उन लोगों को रिगार्ड करें, उन्हें जो है प्यार दें जो इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं। ऐसा ना करें, कभी कभी होता है कि हम इग्नोर कर रहे होते हैं लोगों को। अपने लिए कह रही है, ये पता नहीं टॉरस में लिखा है या नहीं। नहीं ये लिखा हुआ नहीं, मैं ये बिल्कुल अपने लिए नहीं कह रही हूँ, ये बिल्कुल इनके हॉरोस्कोप में लिखा हुआ है जनाब, आप देख सकते हैं। ये देखिए हाँ सारे जनाब हमारे दिखा दो। जी ये मैंने भाई तुमने बोला कि तुम जो है ना वो कर रहे हैं तो भाई मैंने दिखा दिया। खैर तो जनाब उसके साथ ही जो है ना जरा हॉरोस्कोप 3-4 ही बचे तो तेज बिल्कुल मैं तेज शेयर कर लेते हैं। टाइम थोड़ा आप मेरी लेग पुलिंग खत्म करें तो मैं तेज इसको करूँ ना। मजा कैसे आएगा शो में? शो का मजा ही है हमारे लिए। अब जो है ना आप मेरी लेग पुलिंग को कम करें ताकि जो है मैं जल्दी से हॉरोस्कोप बता दूं। तो जनाब आज आपके ये लिखा हुआ है कि अगर आप इन लोगों को रिगार्ड करेंगे जो आपके अराउंड हैं तो आपको बहुत अच्छा भी फील होगा और आपको
अगर आप मिल सुन रहे सकती हैं ना, है। प्लीज रिनम को आप रिगार्ड करें, रिनम को अप्रिशिएट करें। रिनम ये चाह रही है और वो आपसे कह रही है, तो भाई please। मैंने सारे टॉर्सेस की बात की है, मैंने किसी का नाम लेके नहीं, स्पेसिफिकली लेकिन नाम मैं ले रही हूँ, देखें हाँ, करें, ये अच्छी लड़की है और आपको वैल्यू करना चाहिए रिनम को, प्लीज। नहीं, ही डज वैल्यू मी अलॉट। तो जनाब साथ ही साथ एक्यूरियस को भी शामिल कर लेते हैं जनाब। तो एक्यूरियस को आज ऐसा फील कर रहा है, लग रहा है उन्हें, और ऐसा फील हो रहा है उन्हें कि आज पूरी जो दुनिया का वजन है ना वो उन्हीं के कंधों पे आ गया है। तो ऐसा ना फील करें। और आपके इस हॉरोस्कोप में ये भी लिखा हुआ है कि आप जो रिलेशनशिप्स हैं वो इस वक्त जो है हार्ड सिचुएशन से, डिफिकल्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब रिलेशनशिप आपका क्राइसिस से जा रहा होता है तो आपको सबसे ज्यादा बुरा तभी फील होता है। आपका वर्कलोड कुछ नहीं होता, आपके फ्रेंड्स का मसला कुछ नहीं होता, सबसे ज्यादा आपकी जब फैमिली में या किसी रिलेशनशिप में मसला आता है और तो हर आप चीज आपकी उल्टी हो जाती है, बिल्कुल ऐसा ही है, रिएक्ट कैसे करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन है या कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि कोई लास्ट मिनट प्लान चेंज होना चाहिए या कोई लास्ट मिनट की प्लानिंग हो गई है, तो जनाब आप उसे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप मिस कर रहे हैं और आपको याद भी आ जाएगा। तो लास्ट मिनट प्लानिंग पे ज़रूर रिलाई करें। और मेरी तो पूरी लाइफ जो है ना वो लास्ट मिनट प्लानिंग पे ही चलती है। तो ये उसी के साथ कैंसर का हॉरोस्कोप शेयर कर लें। कैंसर का हॉरोस्कोप थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि कैंसर आज आपको हॉरोस्कोप कह रहे हैं कि लोग आपको बहुत मीठी मीठी बातें करके जो है ना चीजें बता रहे हैं, लेकिन ये शुगर कोट जो हुई भी चीजें हैं, इनमें मतलब ये जो फूल है ना इनके अंदर कांटे भी हैं, तो लोग जो है ना आपको इसी मीठी मीठी बातों से फंसा सकते हैं और आपको यूज कर सकते हैं। ऐसे लोगों से अगर आज के दिन आप रेस करेंगे और इस हफ्ते थोड़ा दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। लियो आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने साथ कोई गेम्स खेल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मैं ये आज का काम कल कर लूँ, कल का काम परसों कर लूँ, तो ये गेम्स खेलना बंद करें, क्योंकि आप अपने आप को बहुत मुश्किल में डाल रहे हैं। अपने काम पाइल अप करके आपके ऊपर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। जो काम आपको जैसे ही मिलता है उसको तेज़ी से करें और अपनी सिचुएशन को खुद कंट्रोल करेंगे तो आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, दूसरों पर रिलाई ना करें। और यही एक पार्ट ऑफ हीलिंग प्रोसेस है। अगर ये आप करते रहेंगे तो आपको एक एनर्जी, एक चार्ज फील होगा और वो एनर्जी और चार्ज जो आपको फील होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। वर्गो आपको कह रहे हैं कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा है और आपको आर्टिस्टिकली कोई काम करना चाहिए। कोई किसी के लिए मज़ेदार किस्म का खाना बना दें, किसी अपने जो आपको बहुत पसंद है उसके लिए कोई अच्छी सी चीज़ डिज़ाइन कर लें, आज आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़ है कि आप आज अपनी ज़रा मैस्कुलिन या फेमिनिन साइड के थोड़ा करीब जाएं। अगर आप मर्द हैं तो ज़रा थोड़े प्रोटीन शेक वगैरह पी के जिम वगैरह जाएं। अगर आप एक औरत हैं तो ज़रा कपड़े शपड़े फेमिनिन से बनाएं, कुछ इस तरह करें, अपनी फेमिनिनिटी से और अपनी मैस्कुलिनिटी से थोड़ा करीब आ जाएं तो आपके लिए अच्छा होगा। आज आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है कि थोड़ा सा मी टाइम निकाल के अपने ऊपर तवज्जो दें। आने वाला वीक थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है, तो ये मी टाइम आपको बहुत हेल्प करेगा। यस रिना। ओके। और आपको पता है मैं अभी अपना हॉरोस्कोप पढ़ी थी और उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जनाब आज मेरे लिए भी जो है ना वो रोमांस की पॉसिबिलिटी है। ओह माय गॉड, दैट्स सो अमेजिंग। क्या बात है, वैसे 2 स्टार्स बिल्कुल सेम, कितनी अजीब सी बात है। ये बिल्कुल अजीब सी बात नहीं है, और क्योंकि ऐसा ही होता रहता है। सोचो दोनों के साथ कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं हो, कोई भी ऐसी कहानी हो, हम दोनों अपना प्लेन दिन गुजार के मैं तो आज इतनी थकी हूँ, मेरा कोई मूड भी नहीं है। आज मैं थोड़ा सा डाउन फील कर रही हूँ तो मेरा कोई मूड भी नहीं है। तो मुझे आप समझ जाए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नहीं हम आप समझ रहे हैं ना, तो बस आज सब मुझसे दूर दूर रहें। साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है जनाब कि आप जो है किसी स्ट्रेस में हैं, कोई ऐसी बात है आपके अंदर जो आप भूलना चाह रहे हैं लेकिन भूल नहीं पा रहे हैं, तो जनाब कोई बात नहीं। तो इस बात पे तो मुझे आपसे ये कहना चाहिए, तुम इतना जो मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जिसको छुपा रही हो? अल्लाह का शुक्र है भाई, कोई गम नहीं है मुझे, कोई भी गम नहीं है सिवाय इसके कि गर्मी बहुत लग रही है। और आजकल जो है ना मैं हीट स्ट्रोक का शिकार हो रही हूँ, क्योंकि मैं नॉर्मली 3 PM ड्राइव करके जाती हूँ तो मुझे हीट स्ट्रोक लग जाता है। तो जनाब सेजिटेरियस की इस वक्त बात कर रहे हैं, तो ये लिखा हुआ है जनाब कि आपकी जो एनर्जी है वो अगर डाउन हो रही है, जो कि थोड़ी थोड़ी हो भी रही है, तो उसे बूस्ट अप करें, अपने काम पे फोकस करें। और लोगों को जो है ना आप कभी कभी फॉर ग्रांटेड लेते हैं, अच्छा ऐसा नहीं है लेकिन चलें ऐसा कह रहे हैं तो होगा ऐसा। तो अगर आप लोगों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं तो ऐसा ना करें। साथ ही जनाब शामिल कर रही हूँ पाइसेस को। तो पाइसेस जो है ना वो आज बड़े जो है ना उनके जो है सेंस ऑफ क्रिएटिविटी, सेंस ऑफ सेल्फ लव जिसे हम कहते हैं, वो बड़ा हाई हुआ हुआ है। और आज आपको ये कहा गया है कि आप अपने आप को टाइम दें, तो अपने आप को टाइम ज़रूर दें। और ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप कहीं बाहर जाके कोई नेचुरल सीन्स देखते हैं, आप नेचुरल सिनेरियोज देखते हैं, तो उसमें नेचर के साथ टाइम एग्जैक्टली नेचर के साथ आप जब टाइम गुजारें तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और साथ ही ये लिखा हुआ है कि अगर आप आज शॉपिंग पे जाएंगे तो हो सकता है आपको कोई डिस्काउंट वगैरह मिल जाए, कोई ऐसी ज़बरदस्त अमेजिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे आप जो है बहुत सारी जो है ना शॉपिंग कर लें। हो सकता है कोई फ्री वाउचर भी मिल जाए। ऐसे कहते तो मैं तो वैसे ही शॉपिंग पे चली जाऊंगी, बिल्कुल मिल ही जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही मदद कर देते हैं। बिल्कुल जनाब ऐसा ही है।
अच्छा, हॉरोस्कोप्स हो गए सारे? जी बिल्कुल, हमारे एब्सोल्युटली हॉरोस्कोप्स हो गए। और यहाँ पे सारे हॉरोस्कोप से एक ही चीज़ है कि जरा अपने साथ वक्त गुजारें, पॉजिटिविटी की तरफ जाओ। और ये छोटी छोटी चीज़ें आपकी जिंदगी में वाकई में बहुत बड़ा एक और आई इम्पैक्ट थिंक करती हैं। अपने साथ जब हम वक्त गुजारते हैं ना, तो हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करते हैं और बहुत सारा स्ट्रेस है जो कम हो जाता है। एब्सोल्युटली स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। एक और तरीका स्ट्रेस रिलीज करने का होता है खाना खाना और खाना पकाना। इसीलिए चलते हैं शाकरा की तरफ और देखते हैं वो क्या बना रही है। ओवर टू यू शाकरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आप लोग कितने मजे के हॉरर्स को बता रहे थे, इतने अच्छे लग रहे हैं। हाँ नहीं, थैंक यू सो मच। आप दोनों भी बहुत प्यारी लग रही हैं और बहुत अच्छी स्क्रीन आ रही है। लेकिन उसी के साथ एक नई सुबह का और एक बहुत अच्छी सी सुबह का आगाज हो चुका है। और जैसे कि आपने सुना कि रीनम को बहुत गर्मी परेशान कर रही है, तो लिहाजा उसी को मद्देनजर रखते हुए आजकल जो हम आपसे रेसिपी शेयर कर रहे हैं वो उसी हिसाब से करें कि आपका दिन अच्छे से रहे, आप हेल्दी वेल्दी रहे और अच्छा सा खाएं। आज हम बना रहे हैं यहाँ आलू के कोफ्ते। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत मजे के बनते हैं और जिसे कहते हैं ना, गर्मी के हिसाब से मीट का कोई इस्तेमाल नहीं है इसमें। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने कभी भी आलू के कोफ्ते कभी नहीं खाए। अच्छा, आज ट्राई कीजिएगा और आज आप लोगों को पता चलेगा। आप भी बनाइएगा घर में, कल बना लीजिएगा। और अगर जहाँ नहीं बने तो वो बना लें बहुत अच्छे से। और सिंपल रेसिपी, हमने क्या करना है, यहाँ 3 अदद मैंने आलू लिए थे, उनको कद्दूकश कर लीजिए। कद्दूकश करके उनका पानी अच्छे से आपने निकाल लेना है और एक प्याले में डालना है। उसके अंदर आपने क्या डालना है, आपने हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून आपने चाट मसाला पाउडर लेना है और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर लेना है। इन सबको डाल देना है। उसी के साथ हरी मिर्चें 2 अदद बारीक कटी हुई, हरा धनिया क्वार्टर गड्डी आपने उसके अंदर डाल देनी है, काट के बिल्कुल बारीक चॉप। साथ ही ब्रेड क्रम्स हम क्वार्टर कप ले रहे हैं और उसी के साथ हम ले रहे हैं इसके अंदर 4 टीस्पून बेसन, वो आपने डाल देना है। भूनने की ज़रूरत नहीं है, उसके साथ मिक्स करना है और उसकी छोटी छोटी गोल सी बॉल्स बनानी है और उसको फ्राई कर लेना है। फ्राई डीप फ्राई कीजिए, ज़्यादा अच्छा है, शैलो फ्राई मत कीजिएगा। डीप फ्राई करने के बाद उसको हम निकाल के रख लेंगे। ग्रेवी के लिए आपने क्या करना है, क्वार्टर कप ऑयल लेना है। प्याज यहाँ पर लाल हो रही है, 1 अदद बड़े साइज़ की या 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिएगा। उसको आपने फ्राई करना है। जब ये गोल्डन ब्राउन होने लगेगी तो इसमें मैं क्वार्टर कप के बराबर बादाम शामिल करूँगी, या तो 10 से 15 अदद आपने या 10 अदद ले लीजिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं कीजिए, आपने लेना है और उसको फ्राई कर लेना। उसी के साथ आपने इसको हाफ कप दही के साथ ब्लेंड कर लेना है। इसको एक तरफ रख लीजिएगा। आपने क्या करना है, अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है 2 टीस्पून। उसी के अंदर आप लेंगे 4 से 5 अदद लौंगे, 2 अदद छोटी इलायची, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा और जो है साबुत काली मिर्च हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून हम जीरा ले रहे हैं साबुत, वो डाल देना है। उसी के साथ फिर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ये ग्राइंडेड मसाला जो है वो डालेंगे और क्वार्टर कप में ले रही हूँ यहाँ टमाटो पेस्ट, वो आपने डाल देना। उसके साथ आपने थोड़ा सा इसको सौते करना है और उसी में आपने क्या लेना है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून हम गरम मसाला पाउडर ले रहे हैं और उसके साथ हम लेंगे यहाँ पर जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, वो डाल देना है। और उसके साथ आपने इसका मसाला भून लेना है। मसाला भूनने के बाद आपने हरी मिर्चें आखिर में डालनी है और पालक 1 कप है मेरे पास, वो डाल देनी है। उसी के साथ आप इसको 10 मिनट पकाएंगे, ढक्कन ढक के रख दीजिएगा। और जैसे ही मसाला ऑयल ऊपर आने लगे, इसका मतलब है कि मसाला अच्छे से पक चुका है। उसी में आपने फ्राई किए हुए अपने जो पोटैटो कोफ्ते थे, आलू के कोफ्ते थे, वो डाल देने हैं और 5 मिनट के लिए ढककर रख देना है। बस हरा धनिया है उसके ऊपर से डालिए, हरी मिर्चें डालिए और सर्व कीजिए, बहुत मज़े के बनेंगे। साथ हम बना रहे हैं यहाँ इलायची शरबत। इलायची शरबत के लिए मेरे पास 1 कप इलायची, जिसको आपने तकरीबन 4 घंटे सोक कर देना है। सोक करने के बाद आपने उसको हल्का सा ब्लेंड कर लेना है कि हल्की हल्की टूट जाए। उसी के साथ आपने तकरीबन 1 kg पानी में उसको फिर बॉईल करने रख देंगे। जैसे वो बॉईल होगा, थोड़ा सा पकने लगेगा, तो मैं उसको निकाल लूँगी और उसको छान लेंगे। छानने के बाद जो पानी होगा उसको आप चढ़ाएंगे और उसमें 1 किलो चीनी ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जब वो गाढ़ा होने लगे, उसमें 1 टीस्पून ग्रीन कलर जाएगा और आखिर में 1/4 टीस्पून टाटरी पाउडर जाएगा। बहुत अच्छा सा बनेगा। जब हल्का सा गाढ़ा होने लगे, बहुत ज़्यादा गाढ़ा या एक तार वाली फॉर्म नहीं आनी चाहिए, जितना हल्का बिल्कुल दरमियाने साइज़ का मैं आपको दिखा दूंगी यहाँ पर, आपने बॉटल में भरकर रख देना है। तकरीबन 2 महीने के लिए ये आप स्टोर करके रख सकते हैं। सर्दियों के लिए बेस्ट शरबत है, दूध में या सिंपल आपने पानी में बना के पी लेना। बिल्कुल। और इसी तरीके से मज़ेदार किस्म का इलायची शरबत हो जाएगा तैयार।
अच्छा, आप लोगों को पता है माँ जो होती है ना वो हर किसी की एक जैसी होती है। बिल्कुल ऐसे वो है। अमीरी गरीबी ये सारी चीज़ें ना इनसे दूर होती हैं। आप किसी की भी अम्मी से बात करें, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक हेल्प हो, चाहे वो आपके घर में कोई काम करते हो या वो आपकी अपनी माँ, उनकी बातें हमेशा एक जैसी होती है। उसी तरीके से अपने बच्चों को डांटते भी हैं, उसी तरीके से अपने बच्चों से प्यार और भी सारी करते हैं। माओं को अपना बच्चा भी सबसे प्यारा लगता है, सबसे प्यारा उनको लगता है लगता है और, सबसे बेस्ट बच्चा उनका ही है। बिल्कुल। और तरबियत के हिसाब से मुझे लगता है कि एक अमीर माँ और एक गरीब माँ की तरबियत सिमिलर होती है, लेकिन अमीर माँ को फायदा ये होता है कि रिसोर्सेज ज़्यादा होती है, बिल्कुल। अच्छे स्कूल में डाल सकते हैं, अच्छी चीज़ों पे डाल सकते हैं, बुरे कामों से ज़्यादा बेहतर तरीके से बचा सकते हैं। तो एक अमीर माँ की तरबियत में और एक गरीब माँ की तरबियत में आखिर होता क्या फ़र्क है, आपकी राय जानेंगे। जाके देखिए दिलकश का पाकिस्तान। दिलकश के पाकिस्तान में दिलकश करती हैं आपको खुशामदीद। आज हम लोगों से जानेंगे कि अमीर माओं में और गरीब माओं की तरबियत में क्या फ़र्क है। आइए चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताएं कि अच्छी तरबियत में और बुरी तरबियत में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? बहुत फ़र्क है। मसलन जो बुरी तरबियत जिसकी होती है ना वो बहुत छोटे बड़ों की इज्जत नहीं करता, और जिसकी तरबियत अच्छी होती है बड़ों की इज्जत भी करता है, छोटों की इज्जत भी करता है, एहतराम करता है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप? अच्छा, मुझे ये बताएं कि अच्छी तरबियत में और बुरी तरबियत में आप क्या फ़र्क महसूस करते हैं? मतलब किस टाइप की तरबियत? पेरेंट्स की तरबियत जी जी बिल्कुल बिल्कुल। देती हैं। ऑफ कोर्स अच्छी तरबियत देंगे तो बच्चे अच्छे होते हैं। उनको अच्छी स्कूलिंग दे, और घर से ज़्यादा मुझे लगता है कि बच्चों को अच्छी तरबियत मिलती है। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि बच्चे की तरबियत स्कूल से ज़्यादा होती है या घर के माहौल से? दोनों से। बच्चों को 50-50। 50-50 घर के माहौल से भी होते हैं, और आधा टाइम तो बच्चे स्कूल में स्पेंड करते हैं। और बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें तो वो बच्चे बहुत चीज़ें सीखते हैं। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके नज़रिए में एक अमीर माँ की तरबियत में और एक गरीब माँ की तरबियत में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है? तरबियत में तो कोई फ़र्क नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि माँ तो माँ होती है ना। माँ तो अमीर हो या गरीब हो, तरबियत एक जैसी करती है। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, ये बताएं कि एक अमीर माँ की तरबियत में और एक गरीब माँ की तरबियत में क्या फ़र्क है? कोई फ़र्क नहीं है। कोई माँ अपने बच्चों की तरबियत जो है वो हमेशा यही चाहेगी कि उसके बच्चे जो है अच्छा ब्रॉटअप हो उनका, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। लेकिन कोई फ़र्क तो होगा। कोई फ़र्क नहीं होता, सिर्फ स्टेटस सिंबल है, और मेरी नज़र में तो कोई फ़र्क नहीं होता। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने लोगों की राय जानी, टिल नेक्स्ट कीप वॉचिंग दिलकश का पाकिस्तान। Absolutely, how nice was that? और जिस तरह हमने वो अज्यूम किया था ना, वही था। ज़्यादातर लोगों के ओपिनियंस यही थे कि मतलब तरबियत हर किसी की एक जैसी होती है। अच्छा, लेकिन पता है करती है कि अच्छी तरबियत करे। बात ये जो ऐसे हो रही थी ना कि अमीर माँ और गरीब माँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, हम ऐसा सोचते हैं कि शायद ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है गरीब माँ के पास तो अच्छी तरबियत नहीं करती। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कभी कभी जो बच्चे होते हैं ना, जो हायर क्लास के होते हैं, वो सबसे पहले जो मुझे एक बड़ा स्कैंडल भी चला था कि स्कूल से कॉलेजेस से अपने जो है ना वो यार ड्रग्स की तरफ जो बहुत जाने लगे थे, स्ट्रेस जल्दी आ रहा था, स्टेटस सिंबल इतना हाई हो गया था कि अगर वो अपनी क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहे तो वो बहुत जल्दी डिप्रेसिव हो रहे थे। अच्छा, ये जो मसला है ना, मुझे लगता है दोनों जगह है, क्योंकि दोनों जगह पे जहाँ पे माँ का थोड़ा सा रोल और बाप का थोड़ा सा रोल हल्का हो जाते हैं ना, तो वो बच्चे लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो अमीर बच्चे हैं ना, जो अमीर बच्चे हैं वो डिप्रेशन में जल्दी आ जाते हैं, और जो गरीब बच्चे हैं वो थोड़ा अपॉर्चुनिटी और ये वो हजम होते हैं। दे आर केयरफ्री, दे आर वेरी केयरफ्री। नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो लेकिन जब माँ की बात है तो हर माँ अच्छी तरीके से तरबियत करनी चाहती है, एक तरीके से तरबियत करनी चाहती है, और सब चाहते हैं अपने बच्चे के लिए बेहतर हो। उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा सेगमेंट हमारा अच्छा लगा होगा। इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। फिल वक्त आए एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। देखते हैं जी उठा पाकिस्तान। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान, और इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी खातून है जो कि हमारे लिए और सबके लिए एक मोटिवेशन है। ज़िंदगी किसी की भी
सीधी सीधी नहीं चल रही होती है, अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते हैं, मुश्किलात ज़िंदगी में आती हैं और यही ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं, यही ज़िंदगी का नाम होती हैं चैलेंजेस जो हमारे पास आते हैं। लेकिन उन चैलेंजेस को किस तरीके से आपने फेस करना है, किस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को साथ लेके चलना है, क्योंकि ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है चीज़ों पर, मुश्किलात पे, किसी भी किस्म की चीज़ पर ज़िंदगी नहीं ख़त्म होती, चलती रहती है। तो कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है आज हम सीखेंगे हमारी इन मेहमान से। हमारे साथ हैं आयशा खान जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, सिंगर भी हैं, कंपोजर भी हैं, रिसेंटली एक गाना भी उन्होंने लिखा है, कंपोज किया है, और इसी के साथ साथ फैशन डिजाइनर भी हैं। एब्सोल्युटली, सो लेट्स वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताओ, सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हैं या लेट उठती हैं? हाँ नहीं, जब मुझे की जरूरत, जैसे आज रात को मैं आई वाज एट बर्थडे पार्टी मेरी फ्रेंड की, तो मैं 5 बजे सोई थी लेकिन मैं 8:30 उठ गई। सुबह 5 बजे सोई थी और उठ गई, यानी यू आर अ नाइट आउल देन, आपको रात में मतलब। हाँ ऐसा है, लेकिन अगर मुझे सुबह उठना हो तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं उठ सकती, मैं बगैर सोए भी उठ सकती तो हूँ। अभी आप घर जाके वापस सो जाएंगी ना? मे बी डेफिनेटली। अच्छा, मेरे वापस आके भी अभी घर जाके मेरे कुछ प्लान्स हैं, जो मेरी फिजियोथेरेपी और वो सब एक्सरसाइज, तो वो लाइन अप हुए हैं, अभी मुझे सब करना है। अच्छा मेरे साथ भी यही होता है ना कि अगर मैं जल्दी उठ भी जाऊँ ना तो फिर अपनी मुझे वो वाली नींद जो है वो दिन में लाजमी एक छोटा मोटा नैप लेना छोटा मोटा हो सकता है ले लूँ, मैं सम टाइम टाल देती हूँ मैं, पता नहीं, हाँ मुझे जैसे मैं मुझे जागना पसंद है। हाँ मुझे भी जागना पसंद है। मुझे लगता है कि मैं जैसे दोपहर में सो जाऊँ ना, आई फील वेरी ग्रॉगी और अजीब सा पूरे दिन, ऐसा लगता है अजीब सा लगता है। अच्छा वो कुछ बच्चे होते हैं ना क्यूरियस होते हैं जो सोते नहीं है ये सोच के कि ऐसा ना हो हम सो जाएं और कोई कुछ खा ले या कुछ हो जाए, निकल जाए, कुछ से हम लीव ना कर वो दें। मेरे बच्चे हैं कि ऐसा ना हो, सोने में टाइम जाया नहीं करते, मतलब जितना जाग सकते हैं बेटर है। अच्छा, सो योर मदर इज, आपके ऊपर गए? किड्स डू यू हैव? मेरे माशाल्लाह से 2 बेटे हैं और एक Handful. एक माशाल्लाह से 15 इयर्स के हैं और एक 11। वाओ that's so जबरदस्त। तो amazing. कितना तंग करते हैं? नहीं, तंग बिल्कुल भी नहीं करते तंग नहीं हैं। करते? अच्छा ऐसे सुनने में आता है कि बॉयज जो होते हैं लाइक जो बच्चे होते हैं वो ज्यादा तंग करते हैं, आपको ऐसा नहीं कभी लगा? मुझे लगा था जब वो छोटे थे, दे आर ग्रोन अप नाउ, थैंक गॉड फॉर दैट। यस, अब मैं भूल गई हूँ कि वो थोड़ा बहुत कभी याद आ जाता है, बट इतना याद नहीं है कि मेरे बच्चों ने किया है तंग, बट मैं मेमोराइज नहीं करती हूँ। अच्छा, और वो अब तो टीनेजर्स भी हो रहे हैं ना, Teenagers तो आप भी हो जरा रहे हैं। अलग किस्म का तंग करते होंगे फिर। नहीं ऐसे नहीं है, माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से बचाए, तंग नहीं करते। अपने काम में है, मैच्योर भी हैं, हैंडल भी कर लेते हैं चीजें अपनी, पढ़ाई में भी अच्छा माशाल्लाह। खाने पीने में तो जरूर नखरे करते होंगे, लाइक ये तो बॉयज की yes. इनबॉर्न क्वालिटी है। अच्छा खाने ठीक पीने है। में अच्छा नखरे मैं करना। ऐसी अम्मी हूँ जो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन देती है बच्चों को, वट एवर दे वॉन्ट टू ईट दे ईट, और वेयर एवर दे वॉन्ट टू गो दे कैन गो। और मैं उनको बहुत ज़्यादा समझाती नहीं हूँ। एक्चुअली हमारी अम्मा ने ना बचपन में बहुत नसीहतें कर के ना हमें बहुत इरिटेट करती थी, तो मैंने ये तय कर लिया था कि जब मेरे बच्चे होंगे मैं उन्हें बिल्कुल तंग नहीं करूँगी, तो मैं उनको उनकी आई एम नॉट अ रेगुलर मॉम, आई एम अ कूल मॉम। नो आई एम नॉट। और वो जैसे कहते हैं, मैं ज़्यादातर, मैं समझे 90% मैं उनकी बातें फुलफिल Accept कर लेती करती हूँ। और हाँ, क्योंकि वो इतनी नाजायज़ फरमाइशें करते भी नहीं हैं, समटाइम्स करते भी हैं तो थोड़ा बहुत समझा भी देती हूँ, लेकिन मेरे बच्चे मुझसे चिड़े हुए नहीं हैं। जैसे बच्चे हो जाते हैं ना, क्योंकि माँ हर बात ही को मना कर रही है, तो मैं ज्यादातर उनकी बातें शाकरा, आप बड़े स्माइल करिए। शाकरा, क्या आप रिलेट कर सकती हैं इस पे, लाइक पर्सनल लेवल पे? आज हाँ नहीं, वाकई में ये होता है शाकरा has बच्चों two को boys and a आजकल। हाँ नहीं, असल में बच्चों को, अगर आजकल के बच्चों को ज्यादा रोका टोका जाए तो वो वाकई स्पॉइल होने लगता है। और ये है कि आप थोड़ा फ्रेंडली माहौल रखें ना, तो वो बहुत अच्छे से आपकी बात को समझ भी लेते हैं, सुन भी लेते हैं, फिर आपको भी पता चल रहा होता है कि वो चाह क्या रहे हैं। हाँ सही बात है। बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा बच्चों पे जरूरत से ज्यादा आप कभी ऐसा होता है ना अननेसेसरीली उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल, लगाएं, बिल्कुल। तो बच्चे बड़े फ्रस्ट्रेट हो अच्छा जाते क्या हैं। करती है माँ कि काम तो करेंगी लेकिन उसको टोके करेंगी, अगर तुम इस वक्त ये कर लेते तो बेहतर था, चलो खा लो, एक बात पूरी भी कर रही है लेकिन उनका दिल खराब करके। अच्छा कभी ये ऐसा ही होता होता है कि आपके बच्चों को कुछ मिल नहीं रहा, या आई थिंक हर देसी हाउस होल्ड में होता है, बच्चों को कुछ मिल नहीं रहा, आपने कहा फलानी ड्रॉर में हो, और आपने ये बोला अगर मुझे मिल गया और तुम्हें नहीं मिला, तो अगर मैं ऊपर आई और मुझे मिल गया तो बस तुम्हारी खैर नहीं है। अच्छा मैं जरा सा इस मामले में हूँ कि बच्चों को मैं बहुत ऐसे अच्छा नहीं मुझे लगता रखती है हूँ। बड़ी स्वीट मॉम है आयशा जो है ना, वो बहुत इमोशनल और अटैच्ड किस्म की मॉम है। हाँ मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं उनको डांटूं नहीं, मारना तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो बहुत मैं उन पे गुस्सा चिल्लाना भी नहीं चाहती हूँ बिल्कुल। और मैं सोचती हूँ कि मैं बहुत इज्जत दे के, बड़ा वाला खास तौर से, ही इज इन ग्रोन अप एज ना, तो वो
अपने आप को बहुत Self-respect बड़ा एक भी सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया है, तो उसको मैं बहुत रिस्पेक्ट देके बात करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है बहुत जल्दी डिसाइड होगा और उसको लगेगा मेरी तो सबके सामने इंसल्ट हो गई, तो मुझे बहुत तरीके से उससे बात करनी पड़ती अच्छा, है। जो बड़े बच्चे होते हैं, मदरिंग का रोल वैसे डिस्कस किया है थोड़ा सा, मैं उसी के आयशा की, रिलेटेड जा रही थी story कि जो discuss बड़े करते बच्चे होते हैं ना, वो पेरेंट्स को बहुत ज्यादा अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा समझ रहे होते हैं, और जिन सिचुएशन से पेरेंट्स गो थ्रू हुए हुए होते हैं, तो जो बड़ा आपका जो फर्स्ट बेबी होता है ना, वो बहुत ज्यादा उससे एक तो Sensitive होते हैं सेंसिटिव होते हैं और बहुत ज्यादा उससे इन्फ्लुएंस भी हुए हुए होते हैं। तो आपकी लाइफ में आपके बच्चों में कोई चेंज आया आपकी स्टोरी के बाद? अच्छा, ऐसा है कि इसके पहले बारे तो में अपनी स्टोरी हाँ, मैं तो पहले story ये वाला के- आंसर दे देती हूँ, छोटा सा आंसर है इसका, कि मैंने कभी बच्चों को आफ्टर इंजरी बहुत ज़्यादा मैंने एफर्ट किए कि उनको पता नहीं चले कि लाइफ में कुछ चेंज आ गया है। मैं पूरी तरह वैसे ही रही, उतना ही मैंने उनके बर्थडे सेलिब्रेट किया, उनके साथ बाहर आना जाना जैसे मैं इस काबिल हुई। मैं उनके सामने अगर मैं अपसेट भी होती हूँ, अगर मेरा बच्चा कमरे में आ जाए तो मैं हंसने लगती हूँ, मूड चेंज कर लेती हूँ। बट जो छोटा वाला है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और वो गैस कर लेता है, अभी तो अम्मी आप रो रही थी, अब आप मुझे देख के आप हंस रही हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि उन्हें घर में बिल्कुल कोई चेंज ना पता चले कि कुछ बदल गया है, सब कुछ पहले जैसा अच्छा, बल्कि ये पहले से चेंज बेहतर क्या हुआ था? व्हाट वाज द स्टोरी? मे आई हैव सम लिटिल वाटर, मेरा मुंह थोड़ा ड्राई हो रहा है, कुछ वेदर का इशू है। तो पानी प्लीज कोई भिजवा दे। बिल्कुल। आप क्या पूछ रही थी? सॉरी। ये चेंज क्या चेंज है, ये क्या हुआ Change, था? लेट अस गो थ्रू दैट टाइम, क्योंकि मुश्किल वक्त होता है, हम लोग ना टिप ऑफ द आइसबर्ग देखते हैं जी, हमेशा जी, कि जी। ये इसके जब बाद सब इंस्पिरेशन कुछ है। कोई बन चुका जो होता है, उसके लेकिन जो नीचे उसके चीजें होती पीछे हैं ना, उसके स्ट्रगल पीछे होती है, struggle नहीं पता वो चलता। क्या थी और किन सिनेरियो से गुजर के यू फील लाइक what द happened? प्लेस यू हैव गेन टुडे? वैसे तो काफ़ी रेगुलर लाइफ थी और मैं वैसे ज़्यादा घर में बैठने वाली खातून हूँ नहीं। वो आप मैं अभी भी नहीं हमेशा- लगती, बिल्कुल नहीं, नहीं मैं नहीं लगती बैठ है। सकती हूँ। तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग करती थी और वो बहुत ज़्यादा बड़े उस पर नहीं था, मैं ज़्यादातर वार्डरोब्स देना पसंद करती थी और उसी में बायर सेल, और उसमें ये भी होता था कि मेक टू ऑर्डर भी मैं ड्रेसेस देती थी बाहर भेजने के लिए ज़्यादा। तकरीबन सितंबर 2017 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी थी। तो वो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, अगर जो मेडिकल टर्म्स में नहीं जानते उनको मैं बताऊं कि इनिशियली तो बिल्कुल ही बेड पे रहना होता है, आप हिल भी नहीं सकते। वो काफ़ी डिटेल्स हैं उसकी, मैं शायद बताना नहीं चाहूँगी, वो इतना मैं सिंपैथी वोट गेन नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन तकरीबन मुझे 1 साल लगा, 8 महीने 9 महीने, कि मैं व्हील चेयर पर आ सकूँ और व्हील चेयर पर चल सकूँ। और उसके दौरान मैंने म्यूज़िक, मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, गाना गाना एक घर का शौक़ होता है ना। भाई भी गाना गाता है, भाई भी मेरा मीडिया में है, वो ड्रामा डायरेक्टर है। तो हम लोग को घर में था कि हम जब फारिग बैठते थे ना तो हम लोग गाना गाते थे। जब 4 लोग बैठे हुए ना तो हम लोग कुछ नहीं करना, हमने गाना गाना है, कुछ भी। आई कैन अंडरस्टैंड, ये मेरे घर का भी यही हाल है। रास्ते में कहीं जा रहे हैं ना तो हम लोग डुएट गाना शुरू कर देंगे, बहन भाई। तो इस टाइप का माहौल था, गाने का शौक था। लेकिन शादी के बाद देखें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, तो आप अपना जो भी आप चूज़ करते हैं कि आपने करियर कौन सा रखना है, तो अकॉर्डिंग टू फैमिली और हस्बैंड रखना पड़ता है। तो उसमें ऐसा था कि सिंगर, एज ए सिंगर इतना नोबल जॉब नहीं माना जाता, जैसे कहते हैं ख़वातीन टीचिंग कर रहे हैं, एज ए प्रोफेशन नहीं कर सकते। आयशा, ये जैसे an accident happened and it was a big thing, spinal cord injury itself is a big thing, फिर उसको फाइट करना, साथ साथ then knowing कि अब now you have to sit on a wheelchair, उसके साथ एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट अटैच होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यस, वो मेरे PTSD। उसका कैसा आपको क्या एक्सपीरियंस था? क्योंकि लोगों को तो पता भी नहीं, लोगों के भी बहुत लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं, they don't know what PTSD is, which is the first cause of any accident। PTSD और आपको पता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ बाहर के मुल्क में जो है ना दिखाई जाती हैं, जो ट्रॉमा से गुजरते हैं वहीं होती है, यहाँ तो लोगों को पता भी नहीं होता उसमें ये होता है कि राइट आफ्टर हॉस्पिटल के उनको एक जगह पे रखा जाता है, सैनिटोरियम में, जहाँ पे उनका मेडिकल जो है ना ट्रीटमेंट होता है कि वो स्ट्रेस में ना चले जाएं। उनकी पहली प्रेफरेंस ये होती है कि बंदा स्ट्रेस में ना जाए, वहाँ ना जाए। हमारे ऐसा कुछ नहीं। और मैं आपने क्या एक्सपीरियंस? मैं हॉस्पिटल में थी। that accident again and again, which is what normally happens to people? नहीं, ऐसा नहीं है। और आई नीड सम वाटर, प्लीज गिव मी। इट्स ओके, आई कैन। हाँ, बिल्कुल। मेरा मुंह बहुत ड्राई हो रहा है एक्चुअली। थैंक यू सो मच। जी। सो व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ था? वहाँ पे डॉक्टर थे, मैं हॉस्पिटल में थी, तो मैंने कहा कि
अब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पास किसी साइकेट्रिस्ट को भेजें। आई नीड टू काउंसिल माई सेल्फ। जाहिर सी बात है, चीज़ों को हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। और साथ उस वक्त आपके बच्चे छोटे थे? नहीं, 2 साल पहले इतने छोटे भी नहीं थे। 2017 ही इज 15 and 11, तो वो उस वक्त 14 का था ऑलमोस्ट, ऐसा ही 13 and a half। तो मैंने उनको बुलाया और मैंने उनको रेगुलर सी उन्होंने जो है ना दवाइयाँ लिख दी साइकेट्रिस्ट ने, क्योंकि हमारे मुल्क में साइकेट्रिस्ट का कोई टैबू अटैच नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसको कुछ नहीं समझा जाता। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि फ़िज़िकल बीमारी से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी मेंटल इलनेस है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप मेंटल इल हैं तो आप बर्बाद हैं, मतलब दुनिया में आप कुछ भी नहीं कर सकते। और ये मोटिवेशन और ये हिम्मत जो आपने दिखाई है, अगर आपकी शायद स्ट्रेस लेवल्स उसे कंट्रोल नहीं किए जाते या आपको PTSD से निकाला नहीं जाता, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, तो शायद मुश्किल होता। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि हमारे जो हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं, उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं है। मेरे ख्याल से पेशेंट्स को अपनी अवेयरनेस खुद होनी चाहिए, जैसे कि मुझे थी, मुझे पता था इधर उधर से देख के, टीवी देख के, बातें सुन के, आर्टिकल्स पढ़ के मुझे पता था कि अब मुझे अपने आप को मेंटली ट्रीट कैसे करना है, कौन सी ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जो जिससे मैं अच्छा फील करूं। समटाइम्स मैं बोलती थी कि ये कोई ज़िंदगी असल में ऐसे जो चेंज हुई ना एक रात में, कहाँ से कहाँ इंसान आ गया, तो उसको एक्सेप्ट करना होता मुश्किल है। लेकिन अगर आप उसको सोचेंगे नहीं ना, क्योंकि लाइफ मस्ट गो ऑन और आपको उसके साथ रहना है। अच्छा, मैं आई नो दैट यू डोंट वांट टू प्ले द सिंपैथी कार्ड, मैं नहीं चाहती कि कोई सिंपैथाइज करे, बिकॉज यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब एट व्हाटएवर यू आर डूइंग विद लाइफ एंड हाउ यू आर फुल ऑफ लाइफ। लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी का एक और फैक्टर या एक और द वे दे रिएक्ट टू थिंग्स is कि they give you unwanted sympathy. You don't want sympathy right now. लेकिन लोगों ने आपको ऐसे, बेचारी अब तुम तो चल ही नहीं सकती हो, बेचारी तुम तो व्हीलचेयर पे, ऐसा आपको सुनने को क्या मिला था? I just want to talk about it just because ताकि लोगों को पता चले कि इस तरह नहीं करना चाहिए किसी के साथ। असल में मैं जहाँ भी कभी मैं गई, इवन कि जब मैं बहुत वर्स्ट कंडीशन में थी, जब मैं अपनी गर्दन भी नहीं उठा सकती थी, तब भी मैं लोगों से इतनी ज़्यादा चिल होके बात करती थी। और मैं कुछ शोज़ पे ऐसे गई हूँ जहाँ पे स्लाइड शोज़ चलाए गए हैं मेरी इंजरी और बात के, तो एक तस्वीर भी वो लोग ढूंढ नहीं पाते थे जिसमें मैं बीमार लग रही हूँ। मैंने हमेशा हैप्पी फेसेस बनाए हॉस्पिटल से, डे फर्स्ट से। और मुझे नहीं पता ये मैंने कैसे किया, मैंने जान के नहीं किया, ये कुछ मेरे अंदर की कोई सलाहियत थी, एक विल पावर जो मुझे नहीं पता थी। मुझे आयशा ये बताइएगा कि सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस है, लाइक नॉर्मली आपकी तो इंजरी थी इतनी बड़ी, लाइक दैट वाज वेरी ट्रॉमेटिक, लेकिन काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है ना कि हम जो नॉर्मल पेशेंट्स भी होते हैं, बहुत लॉन्ग टर्म उनको एडमिट कर लिया जाता है, तो वो खुद ही एक बेड पे कॉन्स्टेंटली लेटे रहना, एक मरीज बना देती है। तो आप क्या, अच्छा मैंने ये भी देखा था कि एक लड़की ने पेंटिंग अटेम्प्ट की थी कि जब तक शी वाज ऑन द बेड तो शी यूज्ड टू पेंट। तो आप कभी गाना गाती थी? मैंने काफ़ी गाने गाए हैं, इवन कि मैं काफ़ी महीनों तक तो मैं कमरे से बाहर भी नहीं आ सकती थी, और मैं कमरे में ही रहती थी, अपने ही रूम में, और देखने वालों को काफ़ी टफ लगता था। लेकिन ये बात है कि कुछ मेरे करीबी दोस्त और मेरे हस्बैंड, उन लोगों ने सपोर्ट भी इतना किया, डेफिनेटली मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, जिसकी वजह से सफ़र थोड़ा आसान हुआ। उन्होंने हिम्मत दी, मैंने भी उनको बहुत हिम्मत दी। जब वो डाउन होने लगते थे ना सब, अम्मी अबू, तो मैं उन्हें हिम्मत देती, मैं ठीक हूँ भाई, डन, मतलब पहले से ज़्यादा मैंने एनर्जेटिक होकर दिखाया। और जब मैं थोड़ी डाउन होने लगती थी तो वो लोग मुझे हिम्मत देते थे। तो इस तरह से मिल बांट के अच्छा हुआ। और जहाँ तक आप पूछ रही थी कि लोग आपके बारे में ऐसे बात करते हैं, तो मैंने वो अपनी तरफ से अच्छा करना चाह रहे होते हैं, लेकिन वो अच्छी चीज़ होकर आती नहीं। असल में मैं आपको बताऊं कि मैंने इतना ज़्यादा, फिर दोबारा कहूँगी, एनर्जेटिक वे में लोग मुझसे जब मिलने आए तो उनको मैंने शो नहीं होने दिया कि मैं कोई हॉस्पिटल में हूँ। मैंने उनको बहुत ज़्यादा मतलब प्लीज़ किया और उनसे बातें की। वो सोच नहीं पाए कि मैं कोई पेशेंट हूँ या मैं बेड पे हूँ। मैंने बोला सीन ही क्रिएट नहीं किया। मैंने बिल्कुल ऐसे रखा कि मोर देन अ नॉर्मल पर्सन ना। अच्छा आयशा, आपकी जर्नी के बारे में और भी हमें डिस्कशन करनी है, लेकिन फिर वक्त आए एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। देखते रहे जी उठा पाकिस्तान।
वेलकम बैक जनाब। तो वी वर हैविंग अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन विद आयशा। बहुत सारी बातें हो रही थी और कुछ सेंसिटिव टॉपिक्स भी हम छू रहे थे जो हम सोसाइटी में नहीं उस पर जो है ना ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हम सिंपैथी के चक्कर में किसी को इतना ज़्यादा सिंपैथी दे दे के ना उसको ओवरफ्लो कर देते हैं कि वो बंदा इरिटेट हो जाता है कि भाई बस करो यार, क्या है, मैं ठीक हूँ प्लीज़। तो हम कुछ इस तरीके की बातें करते थे। साथ ही किन चीज़ों से गुजरते हैं लोग, उन्हें क्या इरिटेट करता है, क्या उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। तो ये कुछ सेंसिटिव टच पॉइंट्स थे, वो आयशा से डिस्कस हो रहे थे, उस पर कंटिन्यू करेंगे। अच्छा आयशा, व्हाट वाज द मोस्ट इमोशनल मोमेंट उस वक्त का दैट यू वेंट थ्रू, और जो शायद आपके दिमाग से अभी भी अगर आप सोचें तो यू गेट इमोशनल, क्योंकि ऐसा हुआ होगा, आई एम श्योर रोलर कोस्टर होगी उस वक्त। देखिए इनिशियली तो नहीं बताया गया, थोड़ा टाइम लगा ये बताने में कि कितनी क्रिटिकल इंजरी है और उसके होप कितने हैं। और आपका कार, यू वर ड्राइविंग और समथिंग टू बी नो आई हैड मतलब मैं गिरी थी सीढ़ियों से, फॉल फ्रॉम अ हाइट। तो उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आया था, मैं तो अनकॉन्शियस हो गई थी। लेटर देन देखिए डॉक्टर भी डायग्नोस करने में ना थोड़ा टाइम लगाते हैं, एकदम से नहीं बता पाते कि क्या क्या डैमेज हुए हैं। ज़लज़ले के बहुत दिनों बाद तक पता चलता रहता है कौन कौन से गांव डैमेज हुए हैं, तो क्या चीज़ मूव कर रही है क्या नहीं कर रही है, सेंसेशंस कहाँ हैं, मोटर किधर है किधर नहीं है। तो ये पैचिंग में मेरा है, क्योंकि दिस इज़ कॉल्ड अ इनकम्प्लीट इंजरी, मतलब यू नो मुनैबा मज़ारी, शी हैज़ अ कंप्लीट इंजरी, क्योंकि उसका शी हैज़ नो होप, बट आई हैव इनकम्प्लीट। मेरा जो स्पाइनल कॉर्ड है ना वो डैमेज हुआ है, लाइक मेरे वैसे रॉड और स्क्रूज फिट करके उन्होंने हड्डी तो जोड़ दी थी मेरी, लेकिन सेंसेशंस आने के लिए आई हैव टू रियली वर्क हार्ड। फिजियोथेरेपी बहुत हार्ड किस्म की होती है, मुझे प्रैक्टिस कराई जाती है कि मेरे जो मसल्स काम नहीं कर रहे हैं वो काम करने लगे, बट इट्स अ लॉन्ग टाइम पीरियड और अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक्यूपंक्चर मेरे पर काम नहीं करता। हमने काफ़ी सारी चीज़ें मालूम की हैं जो मेरे जैसे केस पे काम नहीं करती और नॉर्मल दूसरे केसेस पे करती हैं। ऐसे बहुत चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग ने तो खैर वर्ल्ड वाइड डॉक्टर से मालूम किया है किसी तरह भी, तो इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है। अच्छा आयशा, व्हेन यू गॉट टू नो, लाइक आपने जैसे बताया कि डॉक्टर ने बहुत जल्दी आपको सब कुछ नहीं बता दिया, सब कुछ रिवील नहीं किया, लेकिन वो स्लोली तो किया, उसके बाद जब फाइनली आपके पता लगा कि फाइनली नाउ द लाइफ हैज चेंज्ड और अब जो है मेरी लाइफ का डिजाइन या जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज होगा, मैं इस तरह से ड्राइव नहीं करूंगी, इस तरह से आई विल नॉट रन, तो उस टाइम क्या यू वर फीलिंग? असल में मैं ये बोल के कुछ आर्टिफिशियल सा फील आने लगेगा कि मैंने पता नहीं क्यों ऐसा सोचा ही नहीं। मुझे लगा कि लाइफ मस्ट गो ऑन, कुछ ना कुछ हो जाएगा। रही बात ड्राइविंग की, मैं 14 साल मैंने बहुत अच्छी गाड़ी चलाई है, आई एम ए वेरी गुड ड्राइवर, और मैंने सोचा कोई बात नहीं, हम ऐसी गाड़ी भी ले सकते हैं कुछ अरसे बाद जिसमें मैं हाथ से सब कर लूँगी। तो मैंने हमेशा पॉजिटिव सोचा, हालांकि मैं अपनी लाइफ में कभी बहुत पॉजिटिव नहीं रही, लेकिन राइट आफ्टर कुछ मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, दे आर वेरी ओल्ड और बहुत रिलीजियस भी हैं, शायद मैं यही कहूँगी, या और लोगों की शायद मैंने कोई अच्छाई की हो। मैंने सोचा नहीं, कभी कभी ऐसा हुआ कि मैं रोई भी, लेकिन वो फेज बहुत कम था। ये बात थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन यही सच है। कोई ऐसा वक्त आया हो जिसपे आपने हिम्मत टूट रही हो या हिम्मत हार गई हो आपके, ये शायद मुझसे नहीं होगा, और फिर किसने हिम्मत दिलाई उस टाइम पे? हाँ ऐसा है, थोड़ी देर के लिए डेमोरल होती है और मैं सोचती हूँ कि अभी तो मेरी बहुत लाइफ है, हस्बैंड से भी बोलती हूँ मैं कैसे करूँगी ये अजील, अभी तो मुझे ये करना था। एक तो मुझे घूमने का बहुत शौक है, हम लोग बहुत घूमते थे, मतलब ऑफिशियल टूर्स भी होते थे, और मुझे दुनिया घूमने का बहुत, मेरे ख्याल में सभी को होता है, सफ़र किसे पसंद नहीं है, ठीक है, ट्रैवलिंग किसे पसंद नहीं है, तो इसलिए मुझे खैर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग से मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ बढ़ रही है, मैं कुछ और साल जी रही हूँ, मतलब कि मैं खुल के सांस ले रही हूँ। ट्रैवलिंग मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शौक़ है, अगर कहा जाए ना, सबसे बड़ा पैशन। उससे मैं पीछे आई, इस चीज़ का मुझे दुख है कि अब ट्रैवलिंग मेरे लिए आसान नहीं रही, मुझे जो रिग्रेट है ना वो अपनी ट्रैवलिंग जाने का है। अच्छा हस्बैंड, जैसे आपने खुद कहा कि जो है ना मुझे भी बड़ा डिप्रेशन था, और ऐसा होता है कि हमारे जो इर्द गिर्द लोग होते हैं ना उन्हें भी बहुत जो है ना दुख होता है, उन्हें भी डिप्रेशन लगता है कि यार अब हमारे पार्टनर की या हमारे जो हमारे सिबलिंग्स हैं, अगर कोई फैमिली मेम्बर है, तो सब ही इफ़ेक्ट हो रही होती है। तो हस्बैंड पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा था? हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा अच्छा मैच्योर बिहेव किया, और उसने कभी, वैसे है भी वो ऐसा ना,
वो थोड़ा ब्रेव है और इस टाइप का है, मेंटली बहुत ही स्ट्रांग है वो, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं। अपनी बीमारी में ना पूछें कैसे करता है। आई थिंक ऑल मेन आर लाइक, है ना, ऑल मेन आर लाइक, वो बिल्कुल छोटे बेबी हो जाते हैं जो बीमार होते हैं। मेन सारे नॉर्मली भी बेबी होते हैं। मिर्जा जरा बीमार होते हैं ना, जरा सा बुखार, युसरा कब पकड़ा दूं, मैं कब नहीं पकड़ सकता, एंड आई थिंक इट्स राइट देयर, व्हाट डू यू मीन इट्स राइट देयर। तो आई थिंक, और मेरे डैड भी यही करते, तो आई थिंक ऑल मेन आर ये लाइक सारे ऐसे हैं, लेकिन उसने बहुत अच्छे से मुझे लेके चला। मैं बहुत क्रिटिकल, एक बहुत समझे, मैंने दोबारा एक छोटी बेबी से बड़ी हुई हूँ मैं। इतना मुझे मतलब नाजुक तरीके से मुझे हैंडल करना पड़ता था, बहुत एहतियात से। बहुत गंदी इंजरी थी मेरी, कि थोड़ी भी बदएहतियाती, थोड़ी भी कुड बी लीथल, कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी हो सकता था। मुझे बहुत बचाए रखा, लोगों की हेल्प से हमने घर में अटेंडेंट, नर्स वगैरह सब रहे, लेकिन ये सब का जो वो है सहरा, वो अदील के सर जाता है। ही इज़ अ गुड मैन माशाल्लाह से, और अल्लाह पाक उसको इसका अजर देगा। और देखिए, दिलों में डालने वाली ज़ात अल्लाह की होती है, और किसी का हाथ नहीं होता इसमें। तो मेरे हस्बैंड के, या जिन लोगों ने भी मेरी हेल्प की, तो बेशक अल्लाह ने उनके दिल में डाला, और वो ज़रिया बन गया उनकी भी नेकी का। तो मैं तो ये कहती हूँ कि ये गिव एंड टेक की बात है। कल हमारे साथ कोई बीमार या बूढ़े लोगों के साथ, कल को उनके साथ भी कोई अच्छा करेगा, तो इसमें कोई बात है ही नहीं ऐसी, वो तो अल्लाह अजर दे। अच्छा, बच्चों ये को लगता कैसे है, आपने मैं ब्रेक डाउन बिल्कुल- किया था कि यू नो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी नाउ, और बच्चों के अंदर कोई चेंज आया, लाइक आपको लगा कि पहले बच्चे थोड़ा थोड़े से नॉटी थे, सहम जाते हैं जब बच्चे उनकी थोड़ा माँ को पहले कुछ होता है, वो थे, और अब जो है वो बहुत सेंसिटिव हो गए, बड़े मैच्योर हो गए। पहले नॉटी थे, अब शरारतें नहीं करते, इस तरह कुछ नहीं, बच्चे मेरे शुरू से बहुत मैच्योर हैं, और अपना काम खुद करने वाले, और घर के में होने वाली चेंजेस को अपने दिल पे नहीं लेते। हम काफ़ी दूसरे ट्रॉमा से भी गुजरे हैं। हम एक दफ़ा इटली में थे, हम बुरी तरह जो है ना रॉब्ड हो गए थे, हम सड़क पे आ गए थे, हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं थी, तभी दे वर वेरी हैप्पी। हम काफ़ी ट्रॉमा से गुजरते रहे लाइफ में, हमारी लाइफ इतनी स्टेबल और इवन नहीं रही है, तो दे कैन हैंडल देयर सेल्फ, और वो इजी रहते हैं। और मेरे दोनों बच्चों में माशाल्लाह से आपस की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो वो एक दूसरे के साथ सही रहते हैं। बाकी जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है और अदील का, तो हम उन्हें कभी मसलों में जो है ना वो इंटरेक्ट नहीं करते उनसे, और उनको सामने से बिल्कुल वही पिक्चर दिखाते हैं जो वो शुरू से देख रहे हैं, नहीं दिखाते। वो जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं ना, हम उस एटमॉस्फेयर को ख़राब नहीं करते, अपनी चीज़ें उन्हें नहीं बताते। और मतलब कंफर्ट लेवल देने की बात है ना, कि हम जो दिखाएंगे बच्चे वैसे ही करेंगे। तो मैं ये और भी ये भी कहना चाहती हूँ, मैं बच्चों के हिसाब से, दिल ये कहता है कि हमारी शक्ल नहीं, तुम बच्चे बच्चे करो क्योंकि हम लोग थोड़े ऐसे होते हैं ना, थोड़ा फैशनेबल हैं, और ये वो पार्टी वार्टी, तो कहते हैं नहीं तुम ज़्यादा बच्चों की बातें नहीं करो, देखने से नहीं लगती तुम। लेकिन बात ये कि माँ तो माँ होती है, देखने से जैसी भी लगे। लेकिन लेकिन बच्चों के साथ ये होता है, ब्रेक से जाने से पहले मैं यही बोलने वाली थी कि बच्चों के साथ हमें ऐसा लगता है कि बच्चे फील नहीं कर रहे, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा फील कर रहे होते हैं और समझ रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। तो जनाब, इसी के साथ वक्त हुआ एक ब्रेक का। गो टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान। यहाँ पर हमारे साथ एक और मेहमान है जिन्होंने हमें ब्रेक पे ज्वाइन किया है। कौन है वो रेना? जनाब जी, आपने इनको देखा हुआ है अपनी स्क्रीन्स पे, और बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स में आपने देखा हुआ है, और आपने बहुत पसंद भी किया है, और हमसे रिक्वेस्ट भी की है कि जनाब इन्हें भी जो है आप बुलाएं। और उनके कुछ मैं स्नीक पिक दे देती हूँ, डायरेक्ट इंट्रोड्यूस नहीं करवा रही हूँ, थोड़ा सा सस्पेंस रखती हूँ। आपने इन्हें देखा है ड्रामा सीरियल नवाबजादियाँ, जो एक बड़ा अपने टाइम का फेमस होता था, और नेक परवीन, एक ये थोड़ा सा हमारे तकरीबन कोई 3-4 साल आई थिंक प्रोबेबली इसको हुए, और बहुत जो है ना ये ज़बरदस्त गया था, टॉप रेटिंग्स में गया था। यू रिमेंबर दिस ड्रामा। तो जनाब, वेलकम करते हैं आज की हमारी गेस्ट। और भी बहुत सारे ड्रामाज में काम किया है, तो आज इनसे मजीद पूछेंगे और कौन कौन से फेमस ड्रामाज में आपने काम किया है। नादिया नदीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नादिया? कैसी है? पहले तो बताइए कितनी देर लगती है साड़ी पहनने में? मुझे तो टाइम नहीं लगता, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, आदत है आपको? बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता।
अच्छा ये बताइए कि ड्रामा सीरीज में काम करने का शौक कैसे हुआ एंड हाउ डिड एवरीथिंग गो अबाउट? मुझे तो लगता है ना युसरा, मुझे तो लगता है कि इनकी साड़ी पहनने के स्टाइल से इम्प्रेस होके ना सबने बोला होगा कि पैसा आपको तो ड्रामा में आना चाहिए। थैंक यू। नहीं, ये एक मतलब इत्तेफाक था कि मैं किसी के साथ एज ए गेस्ट एक शूटिंग पर गई थी। अच्छा। तो बस वहाँ पर उन्होंने मेरी पर्सनालिटी देख के उनको लगा कि मैं किसी डॉक्टर का रोल अच्छा प्ले कर सकती हूँ। वाओ। अच्छा, तो आपने डॉक्टर का रोल प्ले किया है? जी, मेरा फर्स्ट यही था और उन्होंने मुझे ले जाके कैमरे के सामने खड़ा कर दिया। मैं काफ़ी घबरा रही थी, फर्स्ट मेरा मतलब था तो, लेकिन उनको इतना अच्छा लगा मेरा काम, इतना कि फिर बाद में माशाल्लाह से मुझे कास्टिंग होती रही और अब कास्टिंग होती रही एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। किसी को इंजेक्शन तो नहीं लगाया था ना? बस नहीं। आजकल बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। हाँ। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, मैंने ऐसा कोई ट्राई नहीं किया। मुझे पता है वैसे भी। चलो फिर बचत हो गई भाई, सब बच गए। अच्छा, तो ये कहते हैं कि अगर कोई एक किस्म का रोल कर ले तो वो उस रोल पे फिर ना स्टक हो जाता है और वो उसी तरीके के रोल्स बार बार आपको कैसे रोल्स मिलते थे? वो डेंजरस बहू वाले ढड़न ढड़न ढड़न? हाँ एग्जैक्टली, मैंने डेंजरस भाभी वाले भी किए हैं, डेंजरस बहू वाले भी किए हैं। नहीं, सास नहीं, बहू कह सकती हैं। बहू किया है? जी बिल्कुल, एंड डेंजरस भाभी भी किया है और मतलब बहुत ज़्यादा परेशान वाइफ का करैक्टर भी किया है कि जिसे हस्बैंड ने घर से निकाल दिया है और मजलूम कह सकते हैं अब। हाँ मतलब करैक्टर तो हम लोग को, आपको पता है जो भी होता है हम लोग को करना पड़ता है। पता है पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जो खवातीन होती हैं उनको मजलूम ही क्यों दिखाते हैं? हमेशा मजलूम दिखाते हैं। ये बात तो कभी भी बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी स्ट्रॉन्ग लीडिंग कैरेक्टर में हो, कोई स्ट्रॉन्ग रोल हो। मतलब हमारे यहाँ की ऐसे ड्रामास बनते भी रह जाती हैं। युसरा, अगर ऐसे ड्रामास बनते भी हैं तो उन्हें बड़ा टैबू बना दिया जाता है। अभी रिसेंटली एक ड्रामा सीरीज बना था और लोगों को याद भी होगा कि इसमें वो लड़की मोटर बाइक चलाती है और अपनी वो फादर की जो उसकी शॉप होती है ग्रोसरी की, नहीं ग्रोसरी शॉप होती है, वो यू रिमेम्बर दैट ड्रामा सीरियल? ग्रोसरी शॉप होती है उसकी, वो उसको रन करती है तो वो उसको जो है ना बड़ा सब परेशान करते हैं, लेकिन उसकी बिल्कुल रेटिंग नहीं आई उस ड्रामा की। व्हाट एन अमेजिंग टॉपिक। बिकॉज़ हमारा माशरा ऐसा वो दादी जैसा ड्रामा भी था जिसमें बहुत ही टैबू टॉपिक्स को यूज किया था, बात की थी उसके बारे में, बहुत ओपनली बात की थी और उसको बैकलैश तो आया था, लेकिन उसी से एहसन खान की एक पहचान भी बन गई और वो ड्रामा मतलब अप्रिशिएट किया गया था। उसके बाद किन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए भाई? एक खास किस्म के, आई एम सॉरी आपका जवाब ले रही हूँ, तबका होता है जो कि ऐसे ड्रामों को क्रिटिसाइज करने की बजाय उसकी रियलिटी पे फोकस करता है और ये ड्रामे जो है ना कमर्शियल लोगों के लिए नहीं बनाए जाते हैं, वो दूसरे होते हैं। जैसे कंदील बलोच की बायोग्राफी, कुछ लोग हैं जो देखेंगे समझेंगे वो मखसूस तबका है, तबके भी तो बटे हुए हैं ना। तो हर किस्म की फिल्में, हर किस्म के ड्रामे बनते हैं, कभी किसी को एंटरटेन करने के लिए, कुछ रियलिटी बेस्ड ड्रामे होते हैं जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर की अपनी ख्वाहिश होती है कि वो ऐसा कोई एपिक काम करे। बहुत कम लोग करते हैं जो ट्रूली डेडिकेटेड होते हैं और कुछ अच्छा प्रोड्यूस करना चाहते हैं ना, तो वो अपना पहले से बना लेते हैं जहन के भाई इसकी कोई कमर्शियल रेटिंग वगैरह पैसे नहीं चाहिए होते, वो काम से उनको सुकून चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसे ही है, उनका पैशन होता है वो। तो आपको क्या लगता है नादिया? अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रही थी, आप जैसे कह रही थी कि डिप्रेसिंग वाइफ का जब मैं कैरेक्टर करती थी, तो ऐसा होता है कि हम सुनते हैं कि डिप्रेसिव कैरेक्टर करके बंदा खुद भी डिप्रेसिव हो जाता है और घर जाके उसे थोड़ा सा ऐसा फील होता है, ऐसा होता है क्या? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उस वक्त हम एक करेक्टर में होते हैं, मीन्स कि हमने अपना करेक्टर कर लिया, अपना काम खत्म कर, तो हम नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। मीन्स हम लोग अभी बहुत रोने धोने का और बहुत ज़्यादा सैड हम लोग सीन करके बैठे हैं, उसके बाद हम लोगों ने टिश्यू से अपने आंसू वांसू आपके नॉर्मली यार चाय लाओ सर में दर्द हो रहा है, ये नॉर्मली होता है हमारे साथ। अच्छा, ये आंसू कैसे आते हैं? ये मैंने सुना कोई ग्लिसरीन वगैरह, बहुत से लोग खुद भी निकाल लेते हैं, माशाल्लाह वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, तो वो खुद भी अपने अंदर, देखिए एक्टिंग जो होती है ना वो फीलिंग का नाम है, फीलिंग का नाम है, ठीक है ना। एक्टिंग जो है ना, ऐसा नहीं होता कोई भी आके कैमरे के सामने नहीं खड़ा हो सकता, ये एक फीलिंग होती है जो अंदर से आ रही होती है। मीन्स मुझे कोई कैरेक्टर है कि मैंने बहुत ज़्यादा सैड मदर का रोल करना है, तो मुझे अपने अंदर पैदा करना है कि अगर मैं ऐसी मदर होती जो अपने बच्चों पे जुल्म करती या अपने बच्चों के जुल्म बर्दाश्त कर रही, तो ये सब मुझे अपने अंदर पैदा करना होता है और वो यहाँ से फीलिंग आ रही होती है। अभी रिसेंटली मैंने किया है, उसमें ये था कि मेरी जो उसकी स्टोरी इस तरह थी कि मेरी जो बेटी है ना, उसके वो सिंधियों में कुछ इस तरह का कुछ होता है कि वो अस्तगफिरुल्लाह, वो कुरान से शादी कर दी जाती है लड़कियों की, इस टाइप का कुछ, तो उस पर हम लोग काम कर रहे थे। तो उसमें ये दिखाया कि मैं मतलब बिल्कुल मेरी सास और मेरे बेटे वगैरह मुझे बहुत दबा के रखते हैं, मैं कुछ बोल ही नहीं पाती क्योंकि मैं सिंधियों के घर में हूँ, तो वहाँ पे आपको पता है कि मतलब वाइफ्स को इतना नहीं होता। तो मेरी बेटी के साथ ये हुआ कि वो किसी को पसंद करती थी, तो उनके भाई को पता चलता है, तो वो उनका भी स्ट्रिक्ट रिएक्शन होता है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रिएक्शन होता है, और वो ये करते हैं कि उनकी सास की शादी ना कुरान से नाउजुबिल्लाह कर देते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, और वो उस लड़की को ये दिखा रहे हैं कि वो समझिए मेरी शादी हो रही है और मुझे जो जिसको पसंद करती हूँ बारात लेके आएगा।
तो वो फीलिंग्स में अपने अंदर मतलब फील कर रही थी। और जब मुझे अपनी बेटी को दिखाया कि मैं देख रही हूँ उसके, जब उसके हाथ रखते बाकायदा मेरे आंसू निकलना शुरू हो गए कि अगर रियल में किसी के साथ ऐसा होता है तो कितनी तकलीफ होती है। फिर वही वाली सिचुएशन है कि इंसान वाकई में कभी-कभी हो जाता है डिप्रेसिव और सोचने लगता है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। और बंदा फीलिंग से अगर काम करता है ना वो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। कभी सेट पे कोई फनी इंसिडेंट हुआ हो जो अभी तक याद हो? कभी बहुत होते हैं वैसे तो सेट्स पे, तो मजाक और मस्ती और ये सारी चीजें तो चलती रहती हैं। हमारे सेट पे तो बहुत होता है। हमारे सेट पे तो बहुत होता है, हर सेट पर होता है, बहुत ज्यादा मतलब फनी है। यही होता है कि एक सीन हुआ था कि मुझे दिखाया था कि मेरी डेथ हो जाती है, मैं लेटी भी हूँ और मुझे हंसी आ रही थी बार बार। एग्जैक्टली अब वो मैं लेटी भी हूँ तो वो उसने मेरे पर चादर डाली, वो मेरी बेटी आगे गिरी, मामा, वो यूं इस तरह रोती हुई आ रही ना, मेरी जोर से हंसी छूट जाए। मैं कह रही हूँ यार मैं सच में थोड़ी मरी हूँ, तुम इतना जोर से रो रही, मेरी हंसी छूट गई। 1.5 घंटा लग गया और मेरी हंसी नहीं रुक रही थी उसके। अच्छा, ये मेरे साथ बहुत होता है। अगर मुझे किसी चीज पे हंसी आना शुरू हो जाए ना, वो कोई पॉइंटलेस चीज भी हो, तो फिर वो मुझे हंसी आती रहती है। या अगर कभी मुझसे फंबल हो जाए, कभी हम रिकॉर्ड कर रहे हो शो तो मुझसे कोई वर्ड फंबल हो जाए ना, वो तो हर बार फंबल होता है। मैं कहती हूँ आगे बढ़ो, ये तो सही नहीं होगा। ऐसा 100% होता है। एक बार फंबल होता है तो फिर बार बार वही वर्ड हो जाता है, वहीं पे सुई अटकती है। ये होता है बिल्कुल। अच्छा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि जो है ना आप अटक गई हो और उसके बाद आपने इम्प्रोवाइज कर लिया हो? ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट ही चेंज कर दिया पूरा? नहीं, असल में मेरी सबसे बड़ी आदत है, मैं स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट बात नहीं करती। मैं अपने अल्फाजों में डायलॉग्स देती हूँ ताकि जो है ना मुझे वो चीज ही ना निकले। और जो आप अपने अल्फाजों में देते हैं ना डायलॉग, वो ज्यादा और नेचुरल आता है वो। अगर हम स्क्रिप्ट बिल्कुल बोलते रहेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि हम पढ़ रहे हैं सिर्फ। लेकिन मेरी आदत है कि मैं याद बहुत रखती हूँ अपने डायलॉग्स वगैरह। बहुत जल्दी अपना स्क्रिप्ट याद करती हूँ और अपने अल्फाजों में देने की कोशिश करती हूँ। तो बहुत कम ऐसा होता है कि फंबल हो या हो जाता है। खैर ऐसा नहीं है कि मैं बहुत मास्टर हूँ, लेकिन हो जाता है कभी कभी। अच्छा, डेथ सीन की जब हम बात करते हैं कि ये ऑब्वियसली जब आप लोग करते होंगे तो बड़ा फनी होता है, लेकिन मैंने कुछ एक्टर्स से ये भी सुना है कि जब हम डेथ सीन करते हैं तो हमें वाकई में ऐसा फील होता है कि अगर हम मर गए होते तो लोग इस तरह बैठे हुए होते थोड़ी देर के लिए। तो कभी आपको ऐसा लगा किसी सीन पे कि या ये कहते हैं ना कि ओ लाइफ इज सो शॉर्ट, मतलब इस तरह की कोई फीलिंग कभी आई है? हाँ बिल्कुल, हमने किया। हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे थे, यही नेक परवीन वाला ही था। उसमें यही सीन था कि वो उसकी डेथ हो जाती है उसके हस्बैंड की, और वो जब रो रही थी ना, यकीन करे अंदर से लग रहा था कि अगर इसकी जगह हम होते हैं और सब रो रहे होते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये ख्याल आता है, सच में बताऊं, कि मैं मरने से सिर्फ इसलिए डरती हूँ कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। इस चीज़ से मैं थोड़ा घबराती हूँ। तो जब किसी की मतलब देखती हूँ, वैसे भी रियल भी किसी के इंतकाल वगैरह में जाती हूँ, तो सबसे पहले यही ख्याल आता है। और मैं अपने लिए वहाँ बैठकर ही बहुत सारी दुआएं करती हूँ और तमाम माओं के लिए कि अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे के, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है ना बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा, 14 अगस्त की है ना, गई और बहुत नहीं, ये तो बड़ी मैं इम्पोर्टेंट बात बताऊं मैं जो है ना, इट्स लाइक नॉट इम्पोर्टेंट, सॉरी, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट दिस इज व्हाट आई, मेरे फिर ना पेट में पूरे शो में दर्द रहेगा। मुझे एक वीडियो बड़ा जबरदस्त सा जो है ना वो हो रहा था, ऑफर हुआ था, वो 14 अगस्त में मिली नगमा जो होता है ना, उसमें मिली नगमा था, मैंने सुना था, इट वाज वेरी अमेजिंग और बड़े अच्छे, वो सिंगर का नाम नहीं लूंगी, बहुत अच्छे सिंगर का था। लेकिन उसमें जो मुझे कैरेक्टर मिल रहा था, कह रहे हैं कि भाई आप यंग ब्राइड हैं, आपकी बिल्कुल नई नई शादी हुई है और आपके जो हस्बैंड है वो फौज में और वो जंग में शहीद हो गए। मैंने कहा अच्छा, मैंने थोड़ी देर तो मुझे अजीब लगा, लेकिन ना मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, जस्ट ए कैरेक्टर। फिर मैंने जब घर में बोला, मेरे घर में माय मॉम वाज लाइक नहीं, ये कैरेक्टर तो तुम नहीं कर सकती। तो इस तरह की जो सिचुएशन ना चलती रहती है। कई बार हाँ ऐसा हो जाता है। अच्छा, मैं कहती कि बड़ी मतलब जीने मरने की बातें हो रही हैं, डिप्रेसिव सा थोड़ा माहौल हो रहा है, थोड़ा सा उसको लाइटन अप करते हैं। आयशा, अपना गाना, उसके पीछे इंस्पिरेशन भी बताएं और फिर गाना सुनाना चाहेंगे अपना? गाना मैं सुनाऊंगी, लेकिन शायद मैं वो गाना नहीं सुनाऊंगी जो मैंने गाया था। मैं अच्छा, एक नाज़िया पाकिस्तानी सॉन्ग पाकिस्तानी कंटेंट गाने के। यू वुड बी समवन जिसको नाज़िया हसन पसंद होगी। आई डोंट नो, इस फीलिंग आती है ऐसी। किसी को भी नहीं, मतलब कौन है जिसको नहीं पसंद होगी? कुछ लोग हैं जिनको नहीं पसंद होती, जैसे लाइक आई नो सम पीपल हू आर लाइक हु इज नाज़िया हसन एंड आई एम लाइक हु आर यू, मतलब वो जनरेशन बहुत ही आगे की होगी। आई रिमेंबर दैट पर्सन, शी रिमेंबर्स दैट पर्सन। ओके, मुझे तो वो दोनों, आई थिंक न्यू जनरेशन में ऐसा होगा कि नाज़िया हसन को नहीं पसंद। नो, न्यू जनरेशन आल्सो, हर अभी पाकिस्तान के सारे कमर्शियल्स में तो उन्हीं के गाने चल रहे होते हैं। बिल्कुल, नाज़िया हसन और जो ज़ुहैब हैं वो हमारी एक बहुत एपिक ठीक है, और वो ऐसे हैं जैसे कि माइकल जैक्सन हो, जो चेंज लाए हैं दूसरे कंट्रीज में उनके सॉन्ग। आज भी मुझे उनसे अच्छा म्यूजिक किसी का नहीं लगता। जो उस जमाने में उन्होंने जो वीडियोस बनाए, जो उन्होंने गाने, जो म्यूजिक है, वो अभी भी वो चीज नहीं है जो वो करके चले गए। बिल्कुल। तो आज क्या सुन रहे हैं हम आयशा आपसे?
मैं सुनाती हूँ दिल नीना, की मैं लगी will थोड़ा join सा। you. Backup vocals हम देंगे। अच्छा मैं वो म्यूजिक नहीं है साथ में, तो मैं थोड़ा सा कोई आसान गाना गाऊंगी ताकि आवाज का जो उतार चढ़ाव है वो सही नजर ना आए। मैंने असल में आपको बताती हूँ सीखा हुआ बिल्कुल नहीं है मैंने गाना, जीरो कभी भी नहीं, बस शौकिया गाना गाती हूँ। तो जो गलती हो वो प्लीज मुझे जरा माफ कर दीजिएगा। लेकिन आपकी आवाज बहुत अच्छी है, सो आई थिंक यू विल डू ग्रेट। चले सही ओवर टू द सॉन्ग। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। असल में मैं बताना चाहूँगी कि वो मौसम अच्छा नहीं है तो कुछ अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, तो मैं बहुत ड्राई मेरा हो जाता है, तो मैं अमूमन कोई टॉफी रखती हूँ अपने साथ, जिससे मैं थोड़ा सा सही रहता है। पहले बताती मैं आपके लिए बहुत सारी कैंडीज ले आती। कैंडी के हमेशा कैंडीज होती हैं। आज सुबह भी हमने कैंडी खाई उसके बैग से। हाँ प्लीज, मुझे बहुत जरूरत पड़ती है अब इसकी। नहीं यहाँ पर दैट वाज ब्यूटीफुल माशाल्लाह से। और रिनम आप भी बुरा नहीं गाती हैं वैसे। Really? आप टोन डेफ नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है लाइक वकास इज अ वेरी वेरी अमेजिंग सिंगर, तो मुझे उसके सामने शर्म भी आती है। मुझे लगता है एंड ही इज ऑलवेज पॉइंटिंग यहाँ पे थोड़ा सा चढ़ाना है, यहाँ पे थोड़ा सा उठाना है, इससे ना मुझे डिप्रेशन हो जाता है। आप कौन है जो वकास आपके साथ है? ही इज माय फियांसे। उनको अभी से टाइट कर दें। हाँ, मैं ये कह रही ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए अभी ताकि से कर आगे दें। जाके सब सही रहे। तो मुझे इतनी शर्म आती है। इनफैक्ट इफ वी आर गोइंग समवेयर एंड आई एम जस्ट यू नो सिंगिंग लाइक तो ही इज लाइक जोर से गाओ। मैंने कहा नहीं प्लीज, ये मेरे साथ ही है, तो जोर से ये गाओ। जरा उन्होंने जोर से गाओ, और अगर जोर से गा लो उसके बाद तो ये गलत है। हाँ, नहीं तुम ये- ऐसे करो, ये तो ऐसे थोड़ा मैं सा बता रही हूँ, ऊपर ये लेके गलत जाओ। समय के भाई माफ कर हमारे घर में तो ऐसा होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल शगफ नहीं है फनून लतीफ़ा से, तो जैसे ही मैं गाड़ी में गाना शुरू करूँ मेरे मियाँ रेडियो ऊंचा कर देते हैं, बस आप चुप हो अच्छा जाओ। ये मैं करती हूँ। आई डू दैट विद माय हस्बैंड। हालांकि अच्छा गाते हैं लेकिन मैं कहती हूँ चुप हो जाओ, मेरे कान में हर वक्त भिन भिन नहीं होनी चाहिए। और अच्छा, जब मैं आपको गाने का वैसे शौक है खुद को? बिल्कुल बहुत शौक है और मैं गाती रहती हूँ, लेकिन जब भी मैं गाती हूँ मेरी बेटी कहती है मम्मा प्लीज Oh my God, हमें तो खाना कहने आपको पास करना चाहिए। अब एक जैमिंग प्लीज का नहीं, माहौल- यकीन करें आप लोग अपने कानों में उंगलियां रख लेंगी, यकीन करें। मैं नहीं चाहती कि यहाँ का माहौल खराब हो जाए। अच्छा मेरी मॉम शी इज अ वेरी गुड सिंगर, लाइक शी इज अ किचन सिंगर, तो लेकिन वो जब गाती है मुझे बाथरूम इरिटेशन। सिंगर तो सुना है, किचन सिंगर नहीं सुना किचन मैंने। सिंगर्स मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर Kitchen किचन singer मैंने देखा सिंगर। है। एग्जैक्टली या तो उस अच्छा मुझे पता है क्या इरिटेशन होती है। माय मॉम इज सिंगिंग वेरी नाइसली लेकिन हमेशा गलत सलत लिरिक्स लिरिक्स हाँ लिरिक्स आगे भूल जाते हैं। वो अपनी मतलब निकाल रही होती है, अपना टैलेंट बाहर निकाल रही होती है, ये कि गा रही होती है, ऐसा ही होता है हम लोग। अच्छा तो जो टैलेंट की बात की जाए, आपके हिडन टैलेंट क्या ना दिया? कोई हिडन टैलेंट है? कभी गौर ही नहीं किया हिडन टैलेंट। क्यों गौर करना बनाना चाहिए? कुछ भी ऐसे पेंटिंग और फ्लावर मेकिंग एनीथिंग लाइक दैट। एनीथिंग। हाँ मैं आर्ट की तरफ मेरा रुझान है, क्योंकि जो बहुत क्रिएटिव लोग होते हैं ना उनका आर्ट की तरफ रुझान तो होता ही है। एनीवन हु सिटिंग हियर राइट नाउ जो किसी भी किस्म की कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड होता है या कुछ, तो उनको आर्ट्स तो वैसे भी बिल्कुल आर्ट की तरफ मेरा ध्यान है। एक क्योंकि मेरी बेटी जो है वो टेक्सटाइल डिजाइनिंग कर रही है माशाल्लाह, तो वो जो कर रही होती है ना तो उसको कलर मैच करने होते हैं, इस कलर से ये कलर बनाना है। यानी आप कॉम्बिनेशंस बनाने में बहुत एग्जैक्टली मैं बहुत वो हैरान हो जाती है, मम्मा आपने पढ़ा नहीं आप कैसे कर लेती हैं। मैंने कहा बेटा बस ये हम लोग मतलब अंडरस्टैंड न्यूज़ कास्टर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। रोज सुबह बेचारे खड़े हो जाते हैं कौन सी टाई पहने सूट के साथ, और सारी जो लड़कियां ना वो बताई ये अच्छी लगेगी ये नहीं अच्छी लगेगी। एंड आई थिंक मैं ना वेरी बैड एट दैट। नहीं कॉम्बिनेशन नहीं, जैसे कलर न्यू कलर बनाना होता है ना, ब्राउन कलर कैसे बनेगा, वो काफी टेंशन में थी। फिर मैंने उसको बताया बेटा ये मिलाओ ये मिलाओ, तो लाइट करो, सिल्वर कलर कैसे बनेगा, गोल्डन कलर कैसे बनेगा, तो ये सब इवन कि वो कर रही है कोर्स, लेकिन कलर बनाने में उसे काफी सीखा है। अच्छा जी यहाँ पे हमारी बातें चलती रहेंगी लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। देखते रहें जी उठा पाकिस्तान।
वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं जी उठा पाकिस्तान और यहाँ पे हम लोग नादिया से और आयशा से बातें कर रहे थे और बात हो रही थी हिडन टैलेंट्स के बारे में। अच्छा, घर पे जब आप लोग घर पर होते हैं तो हाउ डू यू गाइज अनवाइंड, किस तरह से, मतलब जैसे होता है ना कि थोड़ा मी टाइम चाहिए, थोड़ा रिलैक्स करना है, तो क्या एक्टिविटीज़ पसंद है? जी नादिया। मैं तो कंप्यूटर ऑन करती हूँ और बहुत पुराने गाने लगा के उसे एंजॉय करती हूँ। गजलों से थोड़ा वो है। गजलों से बहुत ज़्यादा, जगजीत की गज़लें हैं या नॉर्मली मेहंदी हसन को बहुत लाइक अच्छा, मुझे करती भी हूँ। पर्सनली गजलें बहुत अच्छी लगती हैं। आप क्या करती हैं? हाउ डू यू रिलैक्स? अच्छा, रिलैक्स तो मैं इस तरह करती हूँ कि मेरा ऑल द टाइम फेवरेट अब फ़ोन हो गया है और फ़ोन के अंदर मुझे पोइट्री पसंद है। पोइट्री के बहुत सारे पेजेस मैंने लाइक किए हुए हैं। मुशायरा में कोई छोड़ते नहीं हो जाने के। अपनी शायरी मैंने नहीं की हुई है लेकिन आई हैव अ वेरी गुड कलेक्शन और मेरी 10-15 तो आप लोगों का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा रिनम का और आपका, बिकॉज़ रिनम लव्स पुरानी डायरीज हैं जिसमें कब के, जब मैं वेरी बहुत यंग लड़की थी तब की भी मुझे इतनी, मेरे लिए वो कीमती है ना वो डायरी, किसी को अंदाजा नहीं है। आई हैव 2 डायरीज एंड दे आर फुल ऑफ पोएट्री और मेरी अम्मा कहती है तुम क्या करोगी? आप मुशायरों में जाना पसंद करते हैं? हाँ यार शेर फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है प्लीज। और चलो मैं आपको एक शेर अर्ज किया है, अच्छा अर्ज किया है। हाँ, शायर का नाम मुझे नहीं पता जी बिल्कुल, लेकिन एक मैं सुनाती हूँ। सुनाए कोई बात। पाँव फैलाए तो फिर देखी ना चादर हमने। वाह। पाँव फैलाए तो फिर देखी ना चादर हमने। पाँव फैलाए तो फिर देखी ना चाहत हमने। वाह। तुझको, सॉरी, पाँव फैलाए तो फिर देखी ना चादर हमने, तुझको चाहा तो फिर औकात से बढ़कर चाहा। बहुत जीस्त आसान भी हो सकती थी लेकिन हमने तेरी चाहत को हर एक बात से बढ़कर चाहा। बहुत आला, क्या बात है। ये मेरा मोस्ट फेवरेट शेर है जो मैं अक्सर, मेरी हर डायरी में मिलेगा आपको। मैं भी डायरी वगैरह सब मैं भी करती हूँ। मुझे एक ही शेर आता था बहादुर शाह जफर का, वो भी मुझे उस दिन हम जब शायरी का सारा माहौल बन गया था याद कर रही थी तो मुझे उसका एक वर्ड ही नहीं याद आ रहा। हाँ, शो के बाद याद लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में, उसके आगे मुझे याद ही नहीं आ रहा। और युसरा ने मुझे शेर सुनाया था, कह रहे हैं शो में मुझे कहती हैं कि मुझे एक शेर जो है ना तुम्हारे लिए बहुत याद आ रहा है, तो वो शेर मैं चाह रही हूँ सुना दूं। मैं सुना दूं वो? तुम चाह रही हो तो सुना दो। देखो इसमें मतलब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने इसको प्राइवेट में सुनाया था। ये जो है ना, नहीं ये मुझे अच्छा मुझे याद दिला रहे हैं वो डब्बे में डब्बा वाला। नहीं ये डब्बे में डब्बा वाला नहीं था, ये युसरा का नया शेर था और युसरा ने फेसबुक पे पढ़ा था। तो युसरा वो क्या शेर था तुम्हारी, क्या जुल्फों से लेरी लेरी जुल्फे। हाँ, ये जो है ना सब अपनी बहनों को बोल सकते हैं ऑब्वियसली, किसी और को बोलेंगे तो नाराजगी हो जाएगी। तो तेरी गहरी गहरी जुल्फे कर दे अंधेरा, तेरी गहरी गहरी जुल्फे कर दे अंधेरा, हो जाओ गंजी कर दो सवेरा। वाह, क्या हाल है, तालियां हो जाए इस बात पे तो। युसरा ना पता है, युसरा आप जो है ना बहुत ही ना खराब शायर होती है अगर आप होती, इसीलिए मैं शायर तो नहीं। अच्छा, आपके फेवरेट पोएट कौन है? मेरे फेवरेट पोएट हैं सबसे पहले मंटू साहब। और मुझे जो थोड़े से बागी लोग हैं ना वो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। सादत हसन मंटो राइटर हैं, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दी, जॉन एलिया लेकिन वो कभी कभी कहते जॉन एलिया साहब मेरे पास, ये दो जो है ना बड़े अपने ज़माने में बागी रहे, बड़े केसेस चढ़े और मुझे ऐसे कंट्रोवर्शियल लोग अच्छा, बहुत मुझे तो स्पेशली मुनीर नियाज़ी जो है ना हिटलर पसंद है फिर आपको? हिटलर इतने जमाने में कंट्रोवर्शियल तो रहा है। इतना नहीं, मुझे ऐसे तबियतन बागी लोग पसंद है जो दुनिया से हटके कहीं तीसरे रास्ते पे जाते हैं ना, मुझे बड़े पसंद आते हैं। आई डोंट लाइक द रेगुलर पीपल। तो फिर तो आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट का एक वो है, देयर वर टू रोड्स डाइवर्ज्ड इनटू वन रोड डाइवर्ज्ड इनटू टू पार्ट्स एंड आई चोज द वन लेस ट्रैवल्ड। वो आपको शायद बहुत अच्छी लगी, उनकी पोइट्री, वो जरूर देखिएगा। यहाँ पर वक्त है एक कॉल का, देखते हैं किसने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहा है, कहाँ से? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं रिदा बात कर रही हूँ कराची से। जी, क्या कहना चाहेंगी, कैसी हैं आप? मैं बस आपके शो की तारीफ करूंगी, बहुत जबरदस्त चल रहा है आपका शो और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू, हमारी तारीफ करने का बहुत शुक्रिया, हमारा दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे रिदा? चली गई है रिदा। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल रिदा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अच्छा, ये भी होता है ना कि जब कुछ लाइक माइंडेड लोग मिल जाते हैं ना आपस में, तो लग नहीं रहा होता कि हम काम, अभी मुझे नहीं लग रहा है कि हम शो कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है थोड़ी देर के लिए ना इंसान के जहन से निकल जाता है कि शो चल रहा है। जब कॉल आई ना तो मुझे एक वेकअप कॉल आई कि भाई आप शो में बैठे हुए, वाकई ऐसा है। लेकिन ये ऐसा होना चाहिए, शो को इतना ही लाइवली होना चाहिए। मुझे लग रहा है आपके जो आपने अभी इतना खूबसूरत शेर सुनाया है इसके ऊपर वेकअप कॉल आई।
नहीं बिल्कुल हो अच्छा सकता है। उनका इस तरह के टैलेंट्स युसरा के अंदर बहुत हैं। जैसा ये शेर है ना, वैसे लगता है, इस तरह के मजा बहुत आता है, सारे गेट टैलेंट्स टुगेदर हो, हंसी मजाक हो, अच्छा लगता है ये सब तो। और देखिए रिनम इतने से टाइम में वैसे जुम्मा कितने दिन हुए हैं आपको? जुम्मा जुम्मा एक महीना होने एक लगा। महीना। जुम्मा एक जुम्मा महीने एक में महीना जो है हुआ। रिनम मेरे बारे में कितनी सारी चीजें जान चुकी है। आपका जो है ना, अगर आपका दिल साफ हो और आपको मोहब्बत हो ना अगले हाँ। बंदे से, तो आप जान जाते हैं। बस ये देखिए, ये दिल से दिल को राह होती है। अपनी बातें करते रहेंगे, यहीं हाँ, पे शो खत्म यही हो यही जाएगा। मुझे लग रहा है। लेकिन आई थिंक आयशा कुछ कहना चाह रही है। आयशा जी, से आयशा, क्या बिल्कुल। कहना मैं चाह भी रही एक शेर सुनाना चाह रही हूँ जो मैंने अपने हस्बैंड को डेडिकेट किया, उसकी पूरी तो मुझे ज़बानी याद नहीं है। ओके। जो नेलिया का है कि दर्दमंदी की मत सज़ा पाओ, दर्दमंदी की मत सज़ा पाओ, अब तो मुझसे तंग आ जाओ। ओह भाई वाह, जबरदस्त। हस्बैंड के लिए तो बड़ा जबरदस्त शेर है। बस करो, बस ठीक है, मैं तो ऐसे ही रहूंगी। हाँ नहीं सही बात है। ऐसी और ऐसी डट के रहना चाहिए बीवियों को। कभी भी अपने हस्बैंड्स को ना जरा ढील नहीं छोड़नी चाहिए लेफ्ट नहीं, राइट नहीं, बिल्कुल ये मुझे नेवर टिप्स में भी रहती है। नेवर एवर, यू नो, अभी तो आपकी बहुत स्टार्टिंग है। देखिए मेरे हाँ, हस्बैंड कुछ शो classes देख रहे दूंगी हैं। आपको। बिल्कुल मैं आपके पास जरूर आऊंगी और इसमें हम शो करेंगे हस्बैंड को कैसे काबू में रखना चाहिए। मेरे हस्बैंड के शो साथ। देख रहे हैं, देखे दोबारा नहीं भेजेंगे वो। यहाँ पे कॉल है भाई, भाई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बोलो कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मकबूल यूएई से। जी मागुल, क्या हाल है आपके? दुबई में मौसम कैसा है, क्या हो रहा है? बड़े मजे का मौसम है और आपका शो देख के तो मौसम और भी प्यारा हो जाता है हमेशा। अरे थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू। कुछ कहना आप चाहेंगी? दोनों भी बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। होस्ट रीनम भी बहुत माशाल्लाह प्यारी लगने लग पड़ी हैं। और दूसरे ये कि आपके जो गेस्ट हैं वो बड़े मजे के हैं आज। हाँ हमें भी Oh, इनके thank साथ you, दोनों के thank साथ you so बहुत मजा much. आ रहा है। आयशा ने मुझे मजबूर कर दिया कॉल करने पे। आयशा इतनी बार हिम्मत हार चुके हैं। ओह शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अल्लाह ताला उनको बहुत, मेरी दिल से दुआएं निकल रही हैं उनके लिए। अल्लाह ताला उनको आमीन, ऐसी हिम्मत और आमीन, हौसला बहुत दिए शुक्रिया। रखे। Thank you. उनकी आवाज भी बहुत प्यारी लगी है, गाना बहुत मजे का गाया है। हालांकि उनका हालत खुश्क हो रहा था, उसके बावजूद मुझे बहुत मजा आया है। चलो बस इसी बात पे एक और गाना सुनते हैं। माहौल बन गया है अब हमने गाना सुनना है। क्यों रिनम? और मैंने टॉफी भी खा ली है। टॉफी भी खा ली। चलो भाई गाने की बारी है फिर आयशा, और आपने भी ज्वाइन करना है नादिया। इंशाल्लाह। ताबीरी ले आऊं मैं, तुम सपने दे दो मुझे, ऐसा क्या है इतने क्यों अच्छे लगते हो मुझे, तुम ही जीवन की आरज़ू, हाँ तुम ही जीवन की आरज़ू, ना कहो ना सुनो, खामोशी गुफ्तगू होने लगी है, जिंदगी ख्वाब में खोने लगे हैं। जबरदस्त। आई लव दिस सॉन्ग एंड आई लव आरोह। बहुत अच्छा जबरदस्त। युसरा भी, मैंने ये आज मैंने एक नया टैलेंट एक्सप्लोर किया युसरा का, दैट शी इज आल्सो वेरी गुड सिंगर। इसने तो मुझे फौरन बता दिया था कान में आकर जब मैं आई थी। मैंने बता दिया बिकॉज इट कम्स फ्रॉम माय मॉम। मेरे ननियाल में सब गाना गाते हैं तो और सबने सीखा हुआ भी है, तो जरा मॉम की तरफ से आता है थोड़ा बहुत। और फिर मेरा हस्बैंड जो है ना, अब आपको मैंने दिखा भी दिया, बिल्कुल। सारे गाँव पर रियाज हो रहा होता है। जब मैं घर पहुंचती हूँ शाम में जिम वगैरह करके, तो वो बैठ के ना हारमोनियम के साथ मैं कहती हूँ अल्लाह तौबा, तो आई थिंक अपने अंदर वो थोड़े जरासीम आ ही जाते हैं। आ ही जाते हैं कि कुछ भी करने इंसान वो थोड़ी सी चीज आ ही जाती है। और जिस चीज़ का आदमी को शौक होता है ना, वो आप थोड़ा सा भी कर लें तो आपका जो डिप्रेशन और जो फिजिकल स्ट्रेस भी है ना, वो दूर हो जाता है, जो आपको करना पसंद हो। इस बात को तो आप दोनों ही वो कर सकते होंगे, क्योंकि आपको भी एक्टिंग शौक है। तो वो जब आप अपने शौक की कोई चीज कर रहे हो तो काम नहीं लग रहा होता, फिर जस्ट सीम्स लाइक फन। बहुत अच्छा टाइम गुजरता है, मेंटली बिल्कुल रिलैक्स होता है इंसान, बहुत मजा आता है। जिस तरह हमें शो करने में बहुत मजा आता है। और म्यूजिक जो है ना, वो एक रेमेडी है। मैं कहना चाहूँगी म्यूजिक मेरा मूड बदल देता है। तो अगर मेरी बहुत तबीयत भी खराब लग रही हो, लेकिन मैं अपनी पसंद का म्यूजिक लगा लूँ तो मेरी तबीयत ठीक हो जाती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास टाइम जो है ना वो थोड़ा शॉर्ट है। मैं चाहूंगी कि आप दोनों एक एक मैसेज दे दें अपने देखने वालों को। तो नादिया क्या कहना चाहेंगी? जैसे आयशा ने कहा कि मतलब मैं ये कहना चाहूँगी, ये हकीकत है कि हर चीज़ अपने अंदर से आ रही होती है। चाहे वो एक्टिंग हो, वो सिंगिंग हो, वो कुकिंग हो, या कोई भी थिंग, कोई भी चीज़ हो, आपके अंदर से निकल रही होती है। जब तक आपके अंदर पैशन नहीं होगा ना, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मुझे आपकी जगह या आपको मुझी जगह, मतलब मेरी जगह बिठा दी जाए
तो यकीन करें ना अच्छा, मैं कुछ आपका लोग- काम कर पाऊंगी ना आप मेरा काम हाँ, कर यानी पाएंगे। कि लोग शौक आपको और देख रहे हैं। मोटिवेशन जो है ना वो बिल्कुल ऐसा Driving ही force है। होता है। Exactly. अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि कुछ लोग जो आपको देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि वो भी एक्टर बने या एक्ट्रेसेस बने, तो उनके लिए क्या टिप देना चाहेंगे कि कैसे अपने डिप्रेशन भी ना लाएं? क्योंकि मैं जैसे कही थी कि नॉर्मली अगर हम करें मतलब कैरेक्टर के अंदर भी चले जाए, लेकिन कैरेक्टर से बाहर भी निकल जाए। तो क्या टिप देना चाहेंगे? मैं उन्हें यही टिप देना चाहूंगी कि पहले अपने अंदर पैशन पैदा करें, किसी भी चीज़ के लिए अपना एक जज्बा पैदा करें, क्योंकि जब तक आपके अंदर जज्बा नहीं होगा, आप चाहे कुछ भी हो जाए, अगर आप एज ए एक्टर आप कैमरे के सामने खड़े भी हो जाएंगे तो आप वो चीज़ नहीं निकाल पाएंगे जब तक आपके अंदर जज्बा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे आयशा आप क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगी अबाउट पैशन, अबाउट एवरीबडी हु इज वाचिंग यू, फॉर यू एज एन इंस्पिरेशन, क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी टफ़ टाइम से गुज़र रहे हैं तो उसमें से वे आउट आपको खुद ढूंढना है, क्योंकि वो टाइम तो आपको गुजारना ही है। आप उसको स्किप नहीं कर सकते, फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो बेहतर यही है कि आप उसको एक्सेप्ट करके और हंसी खुशी गुजार लें। अच्छा वक्त आएगा, हर दिन के बाद एक रात, रात के बाद दिन आता है, तो ये अगर आप अपने ऊपर सवार कर लेंगे ना तो वो जो बेड टाइम है ना वो बहुत तवील हो जाएगा। वो है ना जज्बे जुनू हिम्मत ना हार, तो बिल्कुल ये एक सॉन्ग नहीं है, ये एक हकीकत है कि हिम्मत होना बंदा सब कुछ कर जाता है। बिल्कुल, मैं तो यही समझती हूँ कि जब हिम्मत होगी तो आप सब कुछ कर जाएंगे। और मैं अपने बच्चों को भी ये कहती हूँ कि कुछ भी करने की नहीं सोचा नहीं करो, कोशिश किया Just करो। do it. यस डू इट। मैं उन्हीं में से, मेरे हस्बैंड अक्सर कहते हैं हर चीज में तुम जल्दबाजी करती हूँ। मैंने कहा नहीं, डू और डाई, करना है तो बस करना है। मैं किसी चीज को डालती नहीं हूँ, बस करना है तो बस करना है। क्योंकि इंसान ज्यादा सोचने लगता है तो होता ही है ना कि वो चीज फिर लंबी ही हो करूँ जाती है। नहीं करूँ, ये करूँ Delay हो सबसे जाता Exactly. जो थॉट जो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोगों को वो सोचने में मजबूर करती है होती है, लोग क्या कहेंगे। एग्जैक्टली मैं इसी तरफ आ रही थी। ये चीज निकाल दें अपने जहन से, लोग क्या कहेंगे। जीना आपने है, करना आपने है। जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है, कोई लोग आके हमारे साथ नहीं खड़े होते, ये बात हमने सच है। खुद सरवाइव करना होता है हर चीज को। अब कुछ भी हो जाए, आप परेशान हो, खुशी में तो शायद फिर भी आ जाए, लेकिन जब आप परेशान होंगे, किसी भी चीज में आप फंस जाते हैं ना, तो लोग बहुत कभी कम आपका लोग- साथ नहीं देते। बिल्कुल, शायद ही कोई ऐसा होता है जो आके खड़ा हो जाए, वरना आपने खुद सरवाइव करना है। एब्सोल्युटली। और बिल्कुल, और यही जिंदगी की हार्श रियलिटी है जिसके साथ हम सब ने जो है ना रहना होता है, रोना होता है। कह रही थी मैं, रहना होता है, रोना भी होता है, हंसना भी होता है। जरूरी होता है। रहना, रोना, हंसना सब है, बिल्कुल सही बात है। Absolutely. उसी के साथ थैंक यू It's सो a मच part बोथ ऑफ यू of फॉर life. बीइंग हियर विद अस, Thank you अपना so टाइम much. देने के लिए, मजेदार किस्म के जैविंग सेशन लगाने के लिए। बहुत मजा आया हमें आप लोगों के साथ। शाकरा, थैंक यू सो मच कि आपने इतना जबरदस्त किस्म का शरबत भी तैयार किया है और आलू के कोफ्ते तैयार Yeah, किए, जो कि that's हम so ट्राई new. करेंगे। So new to सो me. न्यू एंड यूनिक टू अस, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं उसको ट्राई करने के लिए। हमें पता है अभी से कि बहुत जबरदस्त बने होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। रिनम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड आज मैं आपका कर देती। थैंक यू सो मच युसरा फॉर होस्टिंग दिस शो। थैंक यू सो युसरा मच। को खुद अपना शुक्रिया बार बार अदा करना पड़ता है। बिल्कुल। उसी के साथ साथ हमारा टाइम खत्म हो गया। कल एक नए शो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपको ज्वाइन करेंगे। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। इट्स अ रैप। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।